हेलो बच्चों, आज अपन बात करेंगे। अपन इस जो नई सीरीज निकालेंगे लेक्चर्स की, इसमें अपन बात करेंगे कि जो एडवांस में पीवाईक्यू आए हुए हैं, अपन उन सारे पीवाईक्यू को सोल्व करेंगे। और साथ में अपन देखेंगे कि कहाँ तक अपने किसी चैप्टर को एडवांस के लिए पढ़ना है। ऐसा नहीं कि एडवांस में बहुत ज्यादा भी पढ़ना है, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, बस हमें ये देखना है कि कहाँ तक रुकना है। जनरली मार्केट में जितनी बुक आती है वो बहुत आगे निकल जाते हैं एडवांस से, हमें इतनी दूर नहीं जाना है। हमें ये देखना है कि हमें कहाँ तक रुकना है। बस हमें ये पढ़ना है कि पढ़ना तो एडवांस के लिए, लेकिन कितना। ऐसा थोड़ी कि बहुत ज्यादा ही पढ़ना है, कोई रिसर्च थोड़ी करनी है। पेपर रहेगा एनसीईआरटी के आगे पीछे ही, टॉपिक तो वही है, बस उसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना है। फिर तो अपन पीवाईक्यूज करेंगे जितने भी है, तो अपन वन बाय वन पीवाईक्यू करते रहेंगे। जितने पीवाईक्यू अब तक एडवांस में आए हुए और उनको सोल्व करेंगे, उनके बारे में आसपास का कंसेप्ट भी अपन सीखेंगे। ठीक है बेटा, तो अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि जो एमसीक्यूज आए हुए हैं उनके बारे में बात करें। तो सबसे पहले जो एमसीक्यू आया हुआ है, ये आया हुआ है अपने पास, 1 mole of ideal gas at 300 Kelvin in thermal contact with surrounding expand isothermally from 1 liter to 2 liter against a constant external pressure of a 3 atm. In this process change in entropy of surrounding। तो हमें सराउंडिंग की पूछी है। किसकी पूछी है बेटा? सराउंडिंग की। देखो, इसको दो चीजें ध्यान से समझो इस क्वेश्चन में, कि आपके पास गैस दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। देखो, सबसे पहली चीज बात ध्यान रखना बेटा, किसी भी रिवर्सिबल प्रोसेस अगर आता मेरे पास में, तो मैं बहुत आसानी से कर सकता था कि किसी भी रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डेल्टा एस यूनिवर्स कितना होता है? 0। फिर उसके बाद हमें बस ये पता करना है डेल्टा एस सिस्टम जो होता है, फिर प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, ये क्या होता है बेटा? 0। तो अगर मुझे सिस्टम पता है तो मैं सराउंडिंग निकाल लेता। क्लियर है? लेकिन हमारे पास सिस्टम रिवर्सिबल नहीं होगी, इरिवर्सिबल है। और किसी भी इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डेल्टा एस यूनिवर्स जो होता है वो क्या होता है बेटा? ग्रेटर देन 0। अब हम सिस्टम का तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं कि सर कैसे, कि डेल्टा एस सिस्टम जो होता है वो तो हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। वो कर सकते हैं बेटा अपन एन सीवी एल एन टी टू अपॉन टी वन प्लस एन आर एल एन वी टू अपॉन वी वन। ये किसी भी सिस्टम के लिए कर सकते हैं, चाहे रिवर्सिबल हो चाहे इरिवर्सिबल, सिस्टम के लिए फॉर्मूला ये रहेगा। क्लियर है? अगर कोई गैस है तो अगर कोई गैस एक्सपेंड और कंप्रेस होती है तो मैं आसानी से इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम सराउंडिंग की बात करें तो इरिवर्सिबल प्रोसेस में हम सराउंडिंग के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। इस बात को सब ध्यान रखेंगे बेटा। हाँ, अगर रिवर्सिबल होता तो सिस्टम का निकालते, सराउंडिंग का उल्टा कर देते, लेकिन इरिवर्सिबल के लिए हम ऐसा नहीं कर पाते। लेकिन हमें एक चीज पता है बेटा, कि किसी भी, जैसे अपने पास बात करें कि अगर अपने पास कोई सिस्टम है, तो अगर डेल्टा एस सिस्टम वो इक्वल होता है क्यू सिस्टम डिवाइडेड बाय टी सिस्टम। इसी तरह डेल्टा एस सराउंडिंग वो होता है बेटा माइनस क्यू प्लस क्यू सराउंडिंग डिवाइडेड बाय टी सराउंडिंग। लेकिन एक चीज ध्यान रखो बेटा, अगर कोई कंटेनर है उसमें सराउंडिंग ने जितनी हीट सिस्टम को दी, जैसे मान लो सराउंडिंग ने 10 जूल, सिस्टम ने 10 जूल हीट एब्जॉर्ब की, तो वो सराउंडिंग ने वो 10 जूल की हीट क्या की है? रिलीज ही की है। सराउंडिंग ने रिलीज की तभी तो सिस्टम ने एब्जॉर्ब की। तो एक फिक्स फिनोमिना है कि जो क्यू सराउंडिंग होता है बेटा वो इक्वल होता है माइनस क्यू सिस्टम के। कि सर ऐसा क्यों बोल सकते हैं हम? ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं बेटा क्योंकि सराउंडिंग ने जितनी रिलीज की सिस्टम ने उतनी एब्जॉर्ब की। और अगर मान लो सिस्टम रिलीज करता तो सिस्टम के लिए वो -20 होता, तो सराउंडिंग के लिए वो कितना होता? +20। क्योंकि हम केमिस्ट्री में इसी तरह साइन नोटेशन पढ़ते हैं, कौन रिलीज करता है कौन एब्जॉर्ब करता है। तो क्यू सराउंडिंग किसके बराबर है बेटा? माइनस से क्यू सिस्टम के। अब हमें पता है तो मैं डेल्टा सराउंडिंग को क्या लिख सकता हूं बेटा? माइनस क्यू सिस्टम अपॉन टी सराउंडिंग। क्या ये बात सबको क्लियर है? अब हमें कैसे भी करके माइनस क्यू सिस्टम, मतलब हमें क्यू सिस्टम निकालना है। अगर क्यू सिस्टम निकल आएगा तो अपन क्वेश्चन को बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हैं। और हमारे पास क्वेश्चन में टेम्परेचर दिया हुआ है 300 केल्विन और प्रोसेस कैसी? आइसोथर्मल। किसी भी आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हमें पता है बेटा कि जो डेल्टा यू होता है वो कितना होता है? 0। डेल्टा यू 0 है तो Q प्लस डब्ल्यू इक्वल टू भी कितना है बेटा? 0। तो Q इक्वल टू कितना हो गया? -W। और एक इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए जो वर्क डन होता है वो होता है -P एक्सटर्नल डेल्टा V। तो वर्क डन का फॉर्मूला कितना क्या है बेटा? -P एक्सटर्नल डेल्टा V। तो अपने पास Q जो है
वो क्या आ जाएगा बेटा, प्लस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। क्या इसमें किसी को कोई दिक्कत बेटा? अब हमें पी एक्सटर्नल दिया हुआ है बेटा 3 एटीएम, वॉल्यूम कितनी है 1 लीटर से 2 लीटर, तो चेंज इन वॉल्यूम कितना आ गया 1, पी एक्सटर्नल कितना दिया हुआ है 3, तो जो अपना क्यू है वो आ गया बेटा 3 एटीएम लीटर, 3 एटीएम लीटर। अब देखो गाइस, ने यूनिट चेंज करने के लिए हमें बोला 101.3 जूल, मोस्टली लिखा रहेगा, ध्यान रहे इस बात को, वो बहुत बार लिख के देगा, उसी को माना जनरल तो यही होता है, वरना वो लिख के भी देता है। तो 101.3 जूल, तो मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा इसे 303.9 जूल। अपने एटीएम लीटर की जगह क्या लिख दिया 101, अपने इसको यूनिट वाइज कन्वर्ट कर दिया। क्या इसमें किसी को कोई दिक्कत? ये अपने पास क्यू आ गया, लेकिन ये किसका है बेटा, क्यू सिस्टम आ गया, हमें सराउंडिंग का चाहिए था, हम इसमें पुट कर देंगे, तो डेल्टा एस सराउंडिंग इक्वल टू माइनस क्यू सिस्टम की जगह क्या आ जाएगा -303.9 डिवाइडेड बाय 300। इसे हम सोल्व कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली शायद यही आंसर है अपना। बोलो इसमें किसी को कोई दिक्कत है बेटा? आराम से एक बार देख लो। हाँ जी, चलो जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपने पास है बेटा, एक मोनो एटॉमिक आइडियल गैस अंडरगो ए प्रोसेस इन विच रेशियो प्रेशर टू वॉल्यूम एट एनी इंस्टेंट इज कांस्टेंट इक्वल टू 1, व्हाट इज द मोलर हीट कैपेसिटी। देखो इस कंसेप्ट का क्वेश्चन बहुत सालों से नहीं आया, बहुत पहले ये कंसेप्ट का क्वेश्चन आता था, लेकिन बहुत सालों से ये वाले कंसेप्ट पे क्वेश्चन आया नहीं है, फिर भी क्या पता आ जाए। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये आपकी पॉलीट्रोपिक प्रोसेस का क्वेश्चन है। पॉलीट्रोपिक प्रोसेस आपको पढ़ाया जाता है बेटा कि पी वी की पावर एक्स इक्वल टू कांस्टेंट। क्लियर है? अब यहाँ पे क्या कहा है बेटा, मोनो एटॉमिक आइडियल गैस अंडरगो ए प्रोसेस इन विच रेशियो प्रेशर टू वॉल्यूम, मतलब P अपॉन V क्या है कांस्टेंट, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ पी वी माइनस वन इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा -1, तो हमारे पास x इक्वल टू आ गया -1। क्या यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? ये पॉलीप्रोटिक प्रोसेस में हमें पढ़ाया, पॉलीप्रोटिक है सॉरी पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में पढ़ाया जाता है, जनरली केमिस्ट्री की जगह फिजिक्स में बहुत ज्यादा पढ़ाया जाता है बेटा ये वाला टॉपिक पे क्वेश्चन। क्लियर है? अब हमें पता है मोलर हीट कैपेसिटी इसके लिए जो होती है वो होती है CV प्लस R अपॉन x माइनस 1। अब CV बेटा मोनो एटॉमिक गैस है, तो मोनो एटॉमिक गैस के लिए CV कितना होता है बेटा 3/2R, तो हम जनरली CV कितना आएगा मोनो एटॉमिक के लिए 3/2R प्लस R, x की वैल्यू कितनी है बेटा -1, -1 और -1 कितना हो जाएगा -2, तो ये आपका आ जाएगा -R/2, और इसे हम क्या कर लेंगे बेटा सोल्व। क्या इस क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत है बेटा? बोलो भाई फटाफट स्पीडली। हाँ जी, एक सेकंड बेटा अपन ने गलती कर दी, ये 1 माइनस एक्स था, सॉरी ध्यान नहीं दिया अपन ने 1 माइनस एक्स, अपन ने गलती कर दी बोलने में, ये वो क्या होगा बेटा 1 माइनस एक्स होगा, वो गलती से अपन ने ध्यान नहीं दिया 1 माइनस एक्स था, तो यहाँ 1 माइनस एक्स होगा, सॉरी, तो 1 माइनस एक्स, एक्स की जगह -1 रखेंगे तो ये आ जाएगा 3/2R प्लस R, और -1 रखेंगे तो R/2। क्या क्लियर है बेटा? वो ध्यान नहीं दिया अपने 1x उल्टा लिख दिया बोलने में। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है बेटा? चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। अच्छा अपन ने मोनोएटॉमिक नीचे वाले लिए, बात तो ऊपर मोनोएटॉमिक की थी। When 1 mole of monoatomic gas at T Kelvin undergo adiabatic change under a constant external pressure of 1 atm, clear है? Volume change from 1 liter to 2 liter, the final temperature in Kelvin would be। तो देखो बेटा ये क्वेश्चन सिंपल सा एक एडियाबेटिक क्वेश्चन है। क्लियर है? किस तरीके से आप सबको पता है एडियाबेटिक इक्वेशंस होती है, वो क्या है बेटा T का V गामा -1 इक्वल टू कांस्टेंट। टेम्परेचर और वॉल्यूम में एडियाबेटिक इक्वेशन यही लगती है, और इसको अपन सोल्व करें तो अपन क्या लिख सकते हैं T1 V1 गामा -1 इक्वल टू T2 V2 गामा -1, तो अपन क्या लिख सकते हैं T1 अपॉन T2 इक्वल टू V2 अपॉन V1 गामा -1। T1 कितना दिया हुआ है T, T2 हमें पता करना है, जो V2 है वॉल्यूम है वो दी हुई है 2 लीटर, और V1 कितना दिया है 1, तो ये हो जाएगा 2/1। अब हमें चाहिए गामा, और गामा हमें पता है क्या होता है बेटा Cp अपॉन Cv। मोनो एटॉमिक गैस के लिए जो Cp होता है वो आप सबको पता है बेटा कितना होता है 5/2R,
और Cp कितना होता है बेटा 3/2R, ये कितना आ जाएगा बेटा 5/3। जब आप 5/3 को यहाँ रखोगे तो 5/3 -1 तो कितना हो जाएगा बेटा 2/3। तो अपने पास आ जाएगा T/T2 इक्वल टू 2 की पावर 2/3। तो T2 कितना आ जाएगा T/2 की पावर 2/3। ये बात सबको क्लियर हुई बेटा? ये एक एडियाबेटिक रिलेशन है सिंपल, जो जनरली आप पढ़ते हो। इसको भी बहुत अपने जरा केमिस्ट्री में वैसे तो यूज नहीं होता, मेंस लेवल पे तो बिल्कुल भी यूज नहीं होता, पर फिजिक्स में बहुत पढ़ाते हैं, तो इधर आप आसानी से यूज कर सकते हो। नेक्स्ट वन है बेटा, 2 मोल ऑफ आइडियल गैस एक्सपेंड आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली फ्रॉम 1 लीटर टू 10 लीटर, द एंथैल्पी चेंज इन दिस प्रोसेस। देखो बेटा ये क्वेश्चन में बच्चा बहुत बार गलती करता है। जो आप इक्वेशन पढ़ते हैं ना बेटा, देखो ये जो अपन दो इक्वेशन है, एक तो आप पढ़ते हो डेल्टा एच इक्वल टू एन सी पी डी टी, डेल्टा टी, और एक अपन पढ़ते हैं डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी, या फिर इसको अपन डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी। ये जो फॉर्मूला है ना बेटा, ये बच्चे को बड़ा परेशान करता है। ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब गैस एक्सपेंड और कंप्रेस करती है किसी टेम्परेचर के कारण। क्लियर है? ये फॉर्मूला किसी केमिकल इक्वेशन के लिए वैलिड है, जब कोई केमिकल इक्वेशन हो रहा हो, जब बॉन्ड टूट रहा हो। ये फॉर्मूला वैलिड ही नहीं है जब बॉन्ड टूटे, मतलब कोई केमिकल रिएक्शन हो रही हो या फेज कन्वर्जन हो रहा हो, क्योंकि फेज कन्वर्जन पे भी ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होता है। ध्यान रखना इस बात का, क्योंकि फेज कन्वर्जन पे ये डिफाइन ही नहीं है। ये फॉर्मूला तभी डिफाइन है जब अपन सिर्फ और सिर्फ क्या हो, बाकी आप लेक्चर से देख सकते हो, पूरा पूरा पढ़ सकते हो, लेकिन ये सिंपल से फॉर्मूला वैलिड कब है, अभी सीधा याद रखो कि ये फॉर्मूला वैलिड है सिर्फ और सिर्फ कि गैस एक्सपेंड और कंप्रेस करती हो, तभी डिराइव किया गया था इस फॉर्मूले को। केमिकल रिएक्शन हो तब नहीं। अगर केमिकल रिएक्शन हो रही है तो गारंटेड आपको डेल्टा यू दिया जाएगा, डेल्टा एच पूछेगा, डेल्टा एच देके डेल्टा यू पूछेगा, इवन फेज कन्वर्जन में भी। लेकिन ये फॉर्मूला गैस के एक्सपेंड और कंप्रेशन पे, और हमें पता है यहाँ गैस एक्सपेंड और कंप्रेस हुई है और साथ में आइसोथर्मल है, हमें कोई मतलब नहीं, आंसर होगा 0 केल्विन। यहाँ तक सबको क्लियर है बेटा? चलो जी आगे बढ़ते हैं बेटा। 1 मोल ऑफ नॉन आइडियल गैस अंडरगो ए चेंज, एक सेकेंड में इसे मिटा देता हूँ ताकि थोड़ा बोर्ड क्लियर हो। नेक्स्ट वन है अपने पास है 1 मोल आइडियल गैस अंडरगो ए चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम 2 atm 3 लीटर 95 केल्विन 4 atm 5 लीटर 245 केल्विन विद द इंटरनल एनर्जी चेंज डेल्टा यू इक्वल टू 30 लीटर एटीएम। अब वही क्वेश्चन आ गया बेटा, हमें डेल्टा यू दिया है और डेल्टा एच पूछा है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आप सीधा फॉर्मूला लगाओ, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी। आप एंथैल्पी का फॉर्मूला ही पढ़ते हो, इंटरनल एनर्जी प्लस प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर है वॉल्यूम, लेकिन केमिकल रिएक्शन में आप पीवी की जगह एनजीआरटी कर देते हो। लेकिन यहाँ तो कोई केमिकल रिएक्शन की जरूरत ही नहीं है मुझे, मेरे को साफ साफ दिख रहा है बेटा P1V1, मुझे साफ साफ पता है डेल्टा यू कितना 30 प्लस डेल्टा पीवी क्या लिख सकता हूँ P2V2 माइनस P1V1, तो 30। P2 कितना दिया हुआ है बेटा अपने को 4, और V2 कितना दिया है 5, 4 और 5 कितने हो गए बेटा 20, माइनस V1 कितना है 3 और 2 कितने हो गए 6, 20 माइनस 6 30 प्लस 14 कितने हो गए बेटा 44। क्या ये बात सबको क्लियर हुई बेटा? ये वाला क्वेश्चन सबको क्लियर है? बहुत आसान सा है, ध्यान रखना बेटा चीज को। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कह रहा है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो गलत है। तो ये कहता है वर्क इज ए स्टेट फंक्शन, सही बात है। क्या ये बात गलत है? सही है क्या? नहीं, ये बात तो सही नहीं है, वर्क स्टेट फंक्शन है नहीं है। टेम्परेचर एक स्टेट फंक्शन, ये बात सच है। चेंज इन स्टेट इज कंप्लीटली डिफाइंड व्हेन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट आर स्पेसिफिक। आप चेंज स्टेट का चेंज तभी बताओगे जब इनिशियल और फाइनल स्टेट क्या हो, स्टेट डिफाइन हो। क्लियर है? वर्क अपीयर एट द बाउंड्री, जितने वर्क हम बाउंड्री से पढ़ते हैं, वर्क और हीट बोथ आर बाउंड्री फिनोमेना, ये बात ध्यान रखिए बेटा इस चीज को। तो हमारा ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत। इन थर्मोडायनेमिक ए प्रोसेस कॉल्ड रिवर्सिबल, एक प्रोसेस तभी रिवर्सिबल कहलाएगी जब सराउंडिंग आर ऑलवेज इक्विलिब्रियम विद ए सिस्टम, जब सराउंडिंग सिस्टम के साथ इक्विलिब्रियम में होगा तभी रिवर्सिबल कहलाएगी। इसीलिए हम डेल्टा एस यूनिवर्स, क्योंकि बेटा डेल्टा एस यूनिवर्स इक्वल टू 0, ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? इक्विलिब्रियम के लिए। और रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए अपन हमेशा डेल्टा एस यूनिवर्स 0 रखते हैं, चाहे वो आइसोथर्मल हो चाहे एडियाबेटिक हो, डेल्टा एस यूनिवर्स 0 रखते हैं। ध्यान रखना बेटा डेल्टा एस यूनिवर्स अलग चीज है और डेल्टा एस सिस्टम अलग है चीज है। यहाँ तक सबको क्लियर है बेटा 7th क्वेश्चन में? चलो जी आगे बढ़ते हैं बेटा। इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ो तो इस क्वेश्चन में हमें कंसीडर द फॉलोइंग
टेम्परेचर वीटी डायग्राम, हमें एक वीटी डायग्राम दिया हुआ है बेटा। इस वीटी डायग्राम में क्या है, कंसिडर ओनली पीवी वर्क, हमें सिर्फ और सिर्फ पीवी वर्क को देखना है और वर्क नहीं देखना है। आगे लिखा हुआ है टोटल चेंज इन एंथैल्पी फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्टेट इन द सीक्वेंस एक्स से वाई, वाई से जेड में कितना आपका ट्रांस हीट का चेंज हुआ। तो मुझे साफ साफ पता है बेटा कि जो एक्स से वाई है, तो ये गैस क्या हो रही है बेटा, एक्सपेंड और कंप्रेस हो रही है। तो मेरा फॉर्मूला डेल्टा एच इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी को मैं आराम से लगा सकता हूँ। लेकिन मुझे पता है जो डेल्टा एच है एक्स से वाई में वो तो जीरो है, क्योंकि एक्स से वाई कैसी प्रोसेस है, आइसोथर्मल। अब मुझे निकालना है वाई से जेड में, तो वाई से जेड में मुझे टेम्परेचर पता है, ये पता है, मुझे सीपी नहीं पता, लेकिन मुझे सीवी दिया हुआ है। अब बेटा हमसे गलती क्या होती है, ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप में आया था। बच्चा क्या करता है, हम आर की वैल्यू कितनी लेते हैं 8.314, अगर हमने ये वैल्यू ली तो न्यूमेरिकली एग्जैक्ट आंसर वो नहीं आएगा जो ये चाहता है। इसने आर की वैल्यू का 8.3 लेनी है, तो ठीक हमें भी 8.3 लेनी है, ज्यादा नौटंकी नहीं करनी। तो ये कह रहा है आर की वैल्यू 8.3 लो, तो आप एकदम 8.3 लोगे तो एग्जैक्ट आंसर आएगा, वरना आंसर थोड़ा बहुत आगे पीछे आएगा। तो हमें सीवी की वैल्यू दी हुई, आपको पता है सीपी इक्वल टू क्या होता है बेटा, सीवी प्लस ए आर, और हमें पता है सीपी इक्वल टू सीवी प्लस आर होता है। तो सीपी इक्वल टू सीवी की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है बेटा, 12 है। अगर हम 12 में 8.3 का सम कर देंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 20.3। ये हमारे पास सीपी आ गया। गैस कितनी मोल है बेटा, 5 मोल, तो एन की वैल्यू कितनी होगी 5, सीपी हो गया 20.3। और डेल्टा टी की बात करें तो 335 से कितना जा रहा है बेटा, 415 से, तो ये 65, तो ये हो गया, और 15 उधर से हो गया, तो कितना हो गया 70 80। तो ये हमने इसको 80 से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करेंगे तो 20.3 इंटू 400, और इसको अपन लिख देंगे 2030 इंटू 4, तो 0, ये हो जाएगा 12, ये 8120। बोलो कोई दिक्कत किसी को, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, अभी एडवांस 2024 में आया था। तो एडवांस का बस हवा है, इतना हार्ड पेपर नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बताइए, 1 मोल ऑफ आइडियल मोनोएटॉमिक गैस अंडरगो 2 रिवर्सिबल प्रोसेस, 2 रिवर्सिबल प्रोसेस है, ए से बी और बी से सी। क्लियर है, सो इन गिवन फिगर, नीचे फिगर होगा, तो आपके पास ये दोनों की दोनों, ए से बी भी गए और बी से सी भी गए, दोनों रिवर्सिबल है। ए से बी एडियाबेटिक है, ठीक है। इफ द टोटल हीट एब्जॉर्ब इन द इंटायर प्रोसेस, पूरी इंटायर प्रोसेस में जो टोटल हीट एब्जॉर्ब हुई है वो RT2 ln10 है, द वैल्यू ऑफ 2 log V3, तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है। हमने कहा ठीक है बता देंगे। तो देखो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर मुझसे पूरी हीट की बात करें तो QAC की अगर मैं बात करूं तो वो क्या है बेटा, QAB प्लस QBC। उसमें से मुझे पता है AB का तो जीरो है, AB का तो कितना है जीरो। कि सर आप कैसे कह सकते हैं कि AB का जीरो है, क्योंकि AB तो एडियाबेटिक है बेटा, एडियाबेटिक में जीरो है। तो मुझे BC निकालना है। कि सर BC कैसे निकालोगे, मुझे पता है BC में जो टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसका आइसोथर्मल है, और आइसोथर्मल है तो डेल्टा यू इक्वल टू जीरो, डेल्टा यू जीरो मतलब क्यू प्लस डब्ल्यू इक्वल टू जीरो, तो क्यू इक्वल टू कितना आ गया माइनस डब्ल्यू। अब अगले ने कहा है कि प्रोसेस कैसी है बेटा, रिवर्सिबल, और रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए जो वर्क डन होता है उसका फॉर्मूला है माइनस एन आर टी लॉग वी टू अपॉन, सॉरी यहाँ जो भी वी फाइनल, तो यहाँ वी थ्री अपॉन वी टू, वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल, वी थ्री अपॉन वी टू। अब हमें गैस कितना मोल दिया हुआ है, 1 मोल है शायद, एक सेकंड, 1 मोल है। तो एन की वैल्यू कितनी है बेटा 1, तो आर टेम्परेचर कितना दिया है T2, RT2 log V3 अपॉन V2, ये हमारे पास वर्क डन है, सॉरी माइनस, और ये वर्क डन है तो Q इक्वल टू भी क्या आ गया प्लस RT2 log V3 अपॉन V2। ये हमने कहा कि हीट इतनी है किस प्रोसेस में, BC, और यही आपकी टोटल होगी AC, क्योंकि AB तो जीरो है। अब वो कहता है ये RT2 ln10 है, तो मैंने कहा अच्छा ये इसके बराबर है RT2 ln10 के, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बेटा V3 अपॉन V2 का रेशियो कितना है बेटा 10 है। हमें एक चीज पता लग गई। अब कहीं से अगर V2 पता लग जाए तो हम V3 निकाल देंगे, V3 आ जाएगा तो ये आ जाएगा। अब हमें पता है कि जो A से B की प्रोसेस है वो एडियाबेटिक है, और एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए अभी हम पढ़ के आए हैं बेटा B1, पीछे वाले क्वेश्चन में लिखा था पर मैं एक बार फिर लिख देता हूँ, TV गामा माइनस 1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसको सोल्व करेंगे तो T1 अपॉन T2 इक्वल टू V2 अपॉन V1 की पावर गामा माइनस 1। क्लियर है, तो आपको पता है T1 कितना दिया हुआ है बेटा 600, T2 कितना दिया हुआ है 60, यही तो है T2। तो अपन ने यहां लिख दिया T1 कितना है 600, T2 कितना है 60।
V2, V2 तो हमें पता करना है और V1 कितना दिया हुआ है 10, तो V2 अपॉन 10 गामा। तो आपको पता है बेटा एक मोनो एटॉमिक गैस के लिए Cp कितना होता है बेटा, कि सर कुछ नहीं दिया हो तो Cp कितना है बेटा 5/2R, Cv कितना है बेटा 3/2R, तो गामा कितना आ जाएगा बेटा Cp अपॉन Cv करेंगे तो 5/3, और जब हम 5/3 को यहाँ रखेंगे 5/3 - 1 तो सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 10, तो 10 इक्वल टू V2 अपॉन 10 की पावर, ये आ जाएगा आपके पास 2/5 2/3 सॉरी। अब दोनों तरफ अपन बेटा पहले क्यूब रूट ले लेते हैं, फिर इसको सॉरी क्यूब ले लेते हैं और उसके बाद में रूट कर देंगे और इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 10 की पावर 3/2 इक्वल टू V2/10, तो V2 कितना आ जाएगा 10, और ये इधर आके प्लस होगा तो आपको पता है पावर जुड़ेंगे और पावर जुड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा 5/2, तो ये आपके पास V2 आ गया। और जे V2 आ गया तो V2 को यहाँ रखूंगा, तो V3 कितना आ जाएगा बेटा V3 अपॉन 10 की पावर 5/2 इक्वल टू 10, तो V3 कितना आ जाएगा बेटा, इसको सोल्व करेंगे तो 5/2 और ये +1 होगा तो इसमें कितना हो जाएगा बेटा 10 की पावर 7/2, ये आपके पास V3 आ गया। और जैसे ही V3 आया मैं इस फॉर्मूले में पुट करूंगा तो 2 log V3 की वैल्यू कितनी है बेटा 10 की पावर 7/2, तो 7/2 आगे जाएगा 7 और log 10 कितना हो जाएगा 1, तो इसका आंसर है 7। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या था कि आपको जो जो पता है चुपचाप इसने बोला है, पहले इसने कहा कि क्यू है तो आपने हीट निकाल ली, फिर आपको V3 आ गया, V3 अपॉन V2 का रिलेशन आ गया, फिर V2 के लिए यहाँ एडियाबेटिक प्रोसेस थी, बस सोल्व करना था। ये बात सबको क्लियर हुई बेटा? चलो जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बेटा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें अच्छे से इक्विलिब्रियम को डाला इन्होंने। 1 लीटर फ्लास्क है 6 मोल ऑफ ए अंडरगो द रिएक्शन A to P, द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन ऑफ टेम्परेचर T1 एंड T2, दो अलग अलग टेम्परेचर पे हमें रिएक्शन दी हुई है, T1 और T2 में रिलेशन दिया है, तो हमें जो स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी है उनका डिफरेंस है वो RT2 ln x है, तो हमें क्या है x निकालो, क्या निकालो बेटा x, तो हमने कहा चलो ठीक है। हमें क्या दिया हुआ है एक गैस है जो कि किस में जाती है बेटा पी गैस में, एक टेम्परेचर T1 है एक टेम्परेचर T2 पे, वही एक गैस है किस में जाती है बेटा पी गैस में, दो अलग अलग टेम्परेचर पे। अब हमें पता है डेल्टा जी, जैसे डेल्टा जी अपने दिमाग में आता है डेल्टा जी इक्वल टू होता है -RT ln के इक्विलिब्रियम, लॉग लिखे तो 2.303, हमें के इक्विलिब्रियम चाहिए, के इक्विलिब्रियम होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो यहाँ पे हमें इनिशियली 6 मोल है, तो ये 6 था ये 0 था। अगर T1 टेम्परेचर पे देखूं तो वापस इक्विलिब्रियम आता है, इक्विलिब्रियम क्या होता है वो टाइम जब चेंज इन कंसंट्रेशन क्या हो जाए 0, तो T1 टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम आता है तो P कितना है बेटा 4, और P4 इसका मतलब ये कितना है 2, हमने स्टोइकियोमेट्रिक कंसेप्ट यूज किया, स्टोइकियोमेट्री 1 था तो हमने कहा ये होगा, तो यहाँ से जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा वो कितना आएगा बेटा 4/2, क्लियर है, और 4/2 का मतलब कितना आ गया 2, ये अपने पास T1 आ गया। जब मैं T2 की बात करूंगा तो इनिशियली ये 6 था ये 0 था, लेकिन अब की बार T2 टेम्परेचर पे फाइनल कितना है 2, तो इसका मतलब ये 4 है, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा 2/4, मतलब कितना आ गया 1/2। तो अब हमें पता है बेटा डेल्टा G2 इक्वल टू -RT2 ln के इक्विलिब्रियम की जगह क्या लिखूंगा हाफ, और इसको क्या लिख सकता हूं RT2 ln2, क्लियर है। इसी तरह डेल्टा G1 इक्वल टू क्या आएगा -RT1 ln के इक्विलिब्रियम कितना है 2, और मुझे एक रिलेशन दिया हुआ है T1 T2 का, तो T1 किसके बराबर है 2T2 के, तो जैसे मैं 2 लिखूंगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 2RT2 ln2, और इसको अपन क्या लिख सकते हैं बेटा RT2 ln4 माइनस, क्लियर है। अब हमें डेल्टा जी स्टैंडर्ड वाली है बेटा डेल्टा जी नोट है, तो हमें इन दोनों का डिफरेंस पूछा है, तो डेल्टा G2 माइनस डेल्टा G1 इक्वल टू, तो जैसे हम माइनस करेंगे तो RT2 में ये माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा RT2 और लॉग है तो प्लस होके ये कितना हो जाएगा ln, तो आपके पास x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8। ये समझ में आया? मैंने थोड़ा सा फास्ट में कर दिया, दोनों को जोड़ के सीधे लॉग जोड़ के लिख दिया, ठीक है। किसी को दिक्कत आए तो पूछ ले रहा है, कैलकुलेशन मैंने एक स्टेप में कर दिया, बोलो कोई दिक्कत किसी को? आसान सा क्वेश्चन था बेटा। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 1 मोल ऑफ आइडियल गैस
at 900 Kelvin undergo two reversible process. दो रिवर्सिबल प्रोसेस जैसा दिखाया गया इसमें है, फर्स्ट फॉलोड बाय सेकंड, पहले फर्स्ट फिर सेकंड, और दोनों की दोनों कौन सी प्रोसेस है बेटा? रिवर्सिबल प्रोसेस है। इफ वर्क डन बाय द गैस इन टू प्रोसेस आर सेम, दोनों प्रोसेस में जो वर्क डन है वो क्या है बेटा? सेम है। वर्क डन क्या है? सेम। तो आपसे पूछा गया है द वैल्यू ऑफ ln v3 अपॉन v2, तो आपको v3 अपॉन v2 की वैल्यू बतानी है, और ग्राफ बना हुआ है u अपॉन r और s में। तो मुझे पता है कि जो पहली प्रोसेस है ये वाली फर्स्ट वाली, इसमें चेंज इन एंट्रोपी कितनी है? जीरो। तो चेंज इन एंट्रोपी जीरो है, और चेंज इन एंट्रोपी सिस्टम की ये जीरो कब होती है बेटा? जब प्रोसेस रिवर्सिबल एडियाबेटिक, रिवर्सिबल तो है ही, जब एडियाबेटिक प्रोसेस होती है। तो याद रखो रिवर्सिबल प्रोसेस में अभी मैंने कहा था कि डेल्टा एच यूनिवर्स कितना होता है कि सर जीरो होता है, मैंने कहा ठीक है। एडियाबेटिक प्रोसेस में कभी सराउंडिंग से कोई लेना देना नहीं होता, तो डेल्टा एच सराउंडिंग भी कितना होता है? जीरो होता है। क्लियर है? तो डेल्टा एच सिस्टम भी कितना होगा बेटा? जीरो। तो इसका मतलब अगर किसी से एंट्रोपी, सिस्टम की एंट्रोपी चेंज जीरो आ रही है, इसका मतलब वो रिवर्सिबल एडियाबेटिक है। तो हमें पहली प्रोसेस पता लग गई कि रिवर्सिबल भी है और साथ में क्या है बेटा? एडियाबेटिक भी है। अब हमें पता है कि इसका जो वर्क डन है, एडियाबेटिक प्रोसेस है, तो क्यू कितना होगा? जीरो। क्यू जीरो होगा तो इसका मतलब डेल्टा यू किसके बराबर होगा बेटा? वर्क डन के। तो अगर हमें डेल्टा यू पता लग जाएगा तो वर्क डन पता लग जाएगा। अब डेल्टा यू की अगर अपन बात करें तो डेल्टा यू आपको पता है टेम्परेचर का चेंज दिखा रखा है, डेल्टा यू में चेंज है, तो ये यू अपॉन आर है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं डेल्टा यू अपॉन आर कितना आएगा बेटा? फाइनल कितना है? 450, इनिशियल कितना है? 2250, तो अपन माइनस करेंगे तो 2250 में से अगर अपन 450 को माइनस करें तो 00 1800, और ये माइनस में है क्यों? क्योंकि बेटा फाइनल की वैल्यू कम है, इनिशियल की ज्यादा है। तो डेल्टा यू कितना आ गया बेटा? -1800 R, ये अपने पास डेल्टा यू आ गया। क्लियर है? अब डेल्टा यू की वैल्यू आ गई और हमें क्या निकालना है बेटा? V2 और V3। अपने को तो V3 अपॉन V2 निकालना है। क्लियर है? और V3 अपॉन V2 भी क्या है? रिवर्सिबल प्रोसेस है और आइसोथर्मल है। क्या है बेटा? आइसोथर्मल। तो अब अपने को पता है कि यहां से यहां आइसोथर्मल प्रोसेस है। कौन सी प्रोसेस है? आइसोथर्मल। और आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए जो वर्क डन होता है वो होता है बेटा -2.303 log V3 अपॉन V2। आइसोथर्मल क्यों है? क्योंकि सर इसमें डेल्टा यू जीरो है। डेल्टा यू क्या है? जीरो। अब डेल्टा यू की वैल्यू -800 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे भी जो डब्ल्यू की वैल्यू होगी, और हमें एल एन ही पूछा है तो हम यहाँ -2.303 ले, क्यों? हम इसको एल एन में ले लेते हैं। तो ये कितना है? -1800 R इक्वल टू -nRT ln V3 अपॉन V2। क्लियर है? अब हमें बेटा इसमें मोल तो नहीं दिया, 1 मोल है, गैस का मोल दिया हुआ है। अब हमें टेम्परेचर चाहिए। टेम्परेचर कैसे निकाले? तो आपको पता है कि टेम्परेचर हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। कि कैसे सर? क्योंकि हमें दिया हुआ बेटा रिएक्शन शुरुआत दी हुई है 900 केल्विन पे, तो यहाँ 900 केल्विन था। यहाँ का टेम्परेचर कैसे निकालेंगे? आपको पता है डेल्टा यू इक्वल टू होता है एन सी वी T2 माइनस T1। क्लियर है? तो आपको डेल्टा यू की वैल्यू कितनी दी है? -1800 R इक्वल टू एन की वैल्यू 1, सीवी गैस कौन सी है बेटा? 1 आइडियल गैस, आइडियल गैस। सीवी की वैल्यू नहीं दी हुई क्या? एक मिनट, सीवी दिया होगा हमें, सीवी दिया हुआ है 5/2 R। मोलर हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम सीवी दिया हुआ है 5/2 R। तो सीवी की वैल्यू कितनी रख देंगे बेटा? 5/2 R। T2 हमें पता है बेटा, पता करना है, और T1 कितना है बेटा? 900। R से R कट जाएगा बेटा। उसके बाद में अगर अपन बात करें तो दो है, दो इधर से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -3600। 5T2 माइनस ये कितना हो जाएगा बेटा? 4500। तो 5T2 इक्वल टू माइनस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा 400, और ये कितना हो जाएगा? 900। तो T2 कितना आ जाएगा बेटा? 900/5। तो यहाँ का टेम्परेचर पता लग गया, और ये प्रोसेस आइसोथर्मल है, तो इसका मतलब आपका टेम्परेचर कितना है? 900/5। तो यहाँ पुट कर देंगे, माइनस से माइनस कर जाएगा, 1800 R इक्वल टू एन की वैल्यू 1 R। टेम्परेचर कितना है बेटा? 900/5 ln V3/V2। क्लियर है? R से R कट जाएगा, 900 इसको दो बार काट देगा, 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 10।
तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा ln v3/v2। तो क्वेश्चन में कुछ खास था नहीं, जो जो ये बोला ना वही किया हमने, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं किया। डेल्टा यू दिया है तो अच्छा इसमें वर्क, यहाँ दोनों जगह वर्क बराबर था, तो मैंने कहा यहाँ वर्क कैसे निकालें कि एडियाबेटिक है तो डेल्टा यू निकाल लो, डेल्टा यू अपॉन आर आएगा बेटा, गलती मत करना। और इस तरह से हम डेल्टा यू निकाल लेंगे और सोल्व कर लेंगे। ये बात सबको क्लियर है बेटा इस क्वेश्चन में? चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन बात करते हैं ये वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में एक छोटी सी चीज मुझे लगता है गड़बड़ है, इसमें ये लिखना चाहिए था कि जो ये वाली प्रोसेस है रिवर्सिबल है, बाकी तो कोई ऑप्शन है भी नहीं इसे सोल्व करने का, इसे रिवर्सिबल मानते हुए करने का सोल्व ऑप्शन। 1 mole of ideal gas taken from A to B along two paths denoted by solid and dash line as shown in the graph. If work done along the solid line Ws and along the dotted line Wd, तो आपको Wd अपॉन Ws का रेशियो पूछा है। देखो बहुत सिंपल है, देखो ये वाली प्रोसेस है, अगर ये रिवर्सिबल है तो आपको पता है रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए जो वर्क डन होता है W, वो क्या होता है बेटा, -2.303 nRT log V2 अपॉन V1। ये थोड़ा सा ग्राफ में भी ऊपर नीचे चेंज है, तो हमें पता है, हमें एनआरटी तो कुछ दिया नहीं है, लेकिन एनआरटी की जगह क्या लिख सकता हूँ, पीवी। तो हमें पता है पीवी का मल्टीप्लाई कितना है बेटा, ये कितना है 4 और ये कितना है 0.5। तो आप W इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा आपके पास में, -2.303। एनआरटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 इंटू 0.5, मतलब अपन इसके लिए पीवी लिख सकते हैं, पीवी लॉग V2 अपॉन V1। P1 V1 एक ही बात है क्योंकि आइसोथर्मल है, -2.303 P1 V1। किस तरह आपको क्या पता है आइसोथर्मल, आइसोथर्मल ग्राफ ऐसे ही होता है और कोई ऑप्शन ही नहीं है इसको सोल्व करने का। तो आपको 4 इंटू 0.5 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 2 ln लॉग सॉरी लॉग V2 की वैल्यू कितनी है 5.5, V1 की कितनी है 0.5, तो ये 5.5 डिवाइडेड बाई 0.5, तो W इक्वल टू आ जाएगा -2.3032 इंटू लॉग 11, तो W इक्वल टू -2.303 इंटू 2 और ये हो जाएगा 1.04, लॉग 11 1.044। ये हमारे पास W क्या आ गया बेटा सॉलिड। अब बेटा W डैश निकालना है, W डैश आप सबको दिख रहा है इरिवर्सिबल है, और इरिवर्सिबल में हम एरिया अंडर द कर्व निकालेंगे। तो पहले यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे चेंज कितने का है बेटा 0.5 से इससे गया तो कितना हुआ 1.5 1.5 और चेंज कितने 4। एरिया अंडर द कर्व निकालने अपना, तो एक रेक्टेंगल का क्या निकाल रहे हैं एरिया। इसकी बात करें तो हाइट कितनी है 1 और ये कितना है बेटा 1, प्लस इसकी बात करें तो हाइट कितनी है 0.5 और चेंज कितना है बेटा 3.5 2.5, 2.5 इंटू 2.5, जो वर्क डन आएगा ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6 + 1 और इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 1.25, क्लियर है। और इन सबको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8.25। लेकिन वर्क डन बेटा एक्सपेंशन का है, एक्सपेंशन का वर्क डन कैसा आना चाहिए नेगेटिव। अब इन दोनों का रेशियो लेना है, सोल्व करना है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, बाकी कुछ खास है नहीं। नेक्स्ट देखो बेटा ध्यान से, इन ए कांस्टेंट वॉल्यूम कैलोरीमीटर, आपके पास ये कांस्टेंट वॉल्यूम कैलोरीमीटर है। तो देखो कांस्टेंट कैलोरीमीटर कांस्टेंट वॉल्यूम पर है, तो इस पे जो हीट होगी Q, वही क्या होगी बेटा डेल्टा यू, ठीक है। इसमें 3.5 ग्राम ऑफ गैस विथ मोलिकुलर वेट 28 was burned with excess of oxygen at 298 Kelvin. The temperature of calorimeter was found to be increased to 98 to 298.45 due to the combustion the process. Given the heat capacity of calorimeter is 2.5 kilojoule, the numerical value of enthalpy of combustion of gas, तो आपको enthalpy of combustion of gas पूछा है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इतना कुछ खास क्वेश्चन में है ही नहीं। एक सेकंड अपन स्टार्ट करते हैं, 1 मिनट पानी पी लेता हूं मैं। तो इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ खास है ही, ठीक है। अपन इस क्वेश्चन की बात कर रहे थे, कांस्टेंट वॉल्यूम कैलोरीमीटर 3.5 ग्राम ऑफ गैस विथ मोलिकुलर वेट 28 ग्राम वाज बर्न इन द ऑक्सीजन। तो कैलोरीमेट्री कंसेप्ट क्या होता है, ये कैलोरीमीटर होता है, ठीक है। इसके अंदर एक टेस्ट ट्यूब से कनेक्टेड होता है इस तरह से। हमें जो भी करना, मैं डायग्राम रफली बना रहा हूँ, इसके अंदर बाहर पानी भरा होता है, यहाँ एक थर्मामीटर लगा होता है बेटा। वो थर्मोमीटर क्या करता है, इसका टेम्परेचर नोट करता है।
हमें क्या करना, जैसे इसके अंदर कंबंशन किया किसी भी चीज को डाल के, जब कंबंशन करेंगे तो जो हीट रिलीज होगी, जो पानी भरा हुआ है उस हीट को क्या करेगा बेटा, एब्जॉर्ब। और हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, और उसका टेम्परेचर उसने कहा है कि थर्मोमीटर से बताया कि 298 से कितना हो गया, 298.45। मतलब चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी कितना आया बेटा, 0.45। तो जो हीट थी जो यहाँ से रिलीज हुई वो सारी की सारी पानी ने एब्जॉर्ब की, और उसके कारण उसका 0.45 कैलोरीमीटर ने, मतलब पूरे ने एब्जॉर्ब की, पानी कैलोरीमीटर जितना भी है। तो डेल्टा टी कितना, 0.45। तो क्यू की वैल्यू कितनी होगी, जितनी हीट इसने रिलीज की उसने उसे एब्जॉर्ब की। तो आपके पास जो एक एडियाबेटिक होता है तो लॉस तो कहीं हुआ नहीं, और हमें हीट कैपेसिटी दिया हुआ है तो हमें पता है सी डेल्टा टी। सी की वैल्यू कितनी है बेटा, 2.5, 0.45। तो ये अपने पास क्या आ गया बेटा, क्यू। तो हमारे पास क्यू आ गया जितनी हीट रिलीज हुई। लेकिन जो हीट रिलीज हुई वो 3.5 ग्राम की थी, और हीट ऑफ कंबंशन होती है पर मोल की। तो आपको पता है कि 3.5 ग्राम के लिए जो हीट रिलीज हुई वो कितनी है बेटा, 2.5 इंटू 0.45। इतना ग्राम, 3.5 ग्राम कंबंशन करने पर, 3.5 ग्राम गैस को कंबंशन करने पे इतनी हीट रिलीज हुई। तो एक मोल के लिए, क्योंकि हमें हीट ऑफ कंबंशन किसके लिए निकालना होता है, एक मोल, और आपको पता है एक मोल का वजन कितना होता है, जितना मोलर मास होता है। तो एक मोल के लिए क्या हो गया बेटा, 28 ग्राम के लिए कितना होगा, 2.45 इंटू 0.45 डिवाइडेड बाई 3.5 इंटू 28। ये 5 बार, ये 7 बार, ये 4 बार, ये 20, 20 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा आपका 9। क्लियर है। अब ये क्वेश्चन वैसे तो थोड़ा सा गलत है, क्योंकि जो आपका आंसर है वो डेल्टा यू ही आया है, डेल्टा एच नहीं आया है। एंथैल्पी तो डेल्टा एच होता है, और कांस्टेंट वॉल्यूम पे तो जो क्यू होता है वो डेल्टा यू होता है, ना कि डेल्टा एच। अब ये क्वेश्चन में आगे अगर एक्सटेंड करता, वो मतलब किसी क्वेश्चन को एक्सपेंड करना चाहता तो गैस का नाम दे देता कि वो गैस CH4 थी। गैस कौन सी थी, CH4। और वैसे हम पता कर सकते हैं 28 ग्राम पे गैस में बहुत सारी गैस हो सकती है, लेकिन अगर वो इसे कार्बन आर्बन लिख देता, जैसे मुझे लिख देता, तो मैं गैस को एज्यूम कर लेता कि वो C2H4 रही होगी। ज्यादा बेटर अगर मैं सोचता, तो गैस में क्या सोचता, C2H4 गैस रही होगी, क्योंकि उसी का 28 ग्राम होता है। और फिर मैं हीट ऑफ कंबंशन निकालता, जैसे कि C2H4 प्लस O2 रिएक्शन करके बनाता है 2CO2 प्लस 2H2O। फिर मैं वो डेल्टा एनजी वाला फॉर्मूला लगाता। लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ अज्यूम नहीं किया, ना गैस का नाम दिया, थोड़ा बहुत भी गैस देता, क्योंकि गैस तो N2 भी हो सकती है, पर N2 तो चलो हीट ऑफ कंबंशन उसका एंडोथर्मिक होता है, फिर एक्सोथर्मिक नहीं होता। लेकिन कोई और भी तो गैस हो सकती थी। क्लियर है, इसलिए हम एग्जैक्टली नहीं बता पा रहे, पर थोड़ा सा अगर हिंट होता ना कि वो हाइड्रोकार्बन है तो हम आगे भी सोल्व करते हैं, क्योंकि आंसर डेल्टा यू आया, डेल्टा एच नहीं। क्लियर है। चलो जी, नेक्स्ट वन बात करें, द एंट्रोपी वर्सेस टेम्परेचर प्लॉट फेज अल्फा एंड बीटा। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड में स्टार्ट करते हैं, 1 मिनट रुको। चलो जी, जो बड़ा इस क्वेश्चन में फिर से अपन बात करते हैं, बड़ा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा बोर्ड साफ कर लेते हैं पहले। ये क्या हो गया, 1 मिनट। तो ये क्वेश्चन आपको काफी कुछ सिखाएगा। ये ग्राफ जो दिया हुआ है, द एंट्रोपी वर्सेस टेम्परेचर फॉर टू फेज, दो फेज है, एक अल्फा फेज और एक बीटा फेज। एट 1 bar pressure is given by ST and S naught are entropy of the phase at temperature T and 0 Kelvin। तो आपको पता है 0 Kelvin पर है, तो 0 Kelvin पर इसको 0 मान लेते हैं, इसमें हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसको एक बार के लिए आप हटा के, क्योंकि इसमें जो आंसर है इसमें आप ध्यान से देखोगे तो 0 दिया हुआ है, एस बीटा माइनस अल्फा एट जीरो केल्विन। तो हमें इसमें S0 को एक बार भूल जाते हैं, ये ऐसे बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए आप इसे मान लो ST ग्राफ है, क्योंकि 0 केल्विन पे तो 0 होता है S नॉट की वैल्यू। तो हमने एक बार इसको हटा के ST मान लिया, क्या मान लिया, ST में ग्राफ दिया हुआ है, एक अल्फा फेज का दिया हुआ है, एक बीटा फेज का दिया हुआ है, साथ में दिया था ट्रांजिशन टेम्परेचर ऑफ अल्फा एंड बीटा। ट्रांजिशन मतलब जब अल्फा बीटा में जाता है तो आपके पास जो अल्फा कंपोनेंट है वो बीटा कंपोनेंट में जो ट्रांजिशन कर रहा है, जो इक्विलिब्रियम आ रहा है, उसकी बात हो रही है, फेज कन्वर्जन जिसे हम बोलते हैं। अल्फा से बीटा में जो फेज कन्वर्जन हो रहा है वो 600 केल्विन पे हो रहा है। कितने पे हो रहा है बेटा, 600 केल्विन पे। एंड आपको जो सी बीटा माइनस अल्फा, इनकी जो हीट कैपेसिटी का डिफरेंस है वो दिया हुआ 1, और बीटा माइनस अल्फा का जो डिफरेंस है वो इंडिपेंडेंट है टेम्परेचर रेंज फ्रॉम 200 टू
700 केल्विन पे टेम्परेचर रेंज में कोई डिफरेंस नहीं। हीट कैपेसिटी अल्फा एंड बीटा फेज है, सीपी अल्फा और सीपी बीटा। आपको सबसे पहले निकालना द वैल्यू ऑफ एंट्रोपी चेंज सी बीटा माइनस सी अल्फा एट 300 केल्विन। तो 300 केल्विन पे निकालना है और हमें जो दिया हुआ 600 केल्विन पे दिया हुआ है। तो 600 केल्विन पे एस अल्फा की वैल्यू कितनी, देखो ये एस टेम्परेचर है, तो एस अल्फा की वैल्यू एस 600, अल्फा कितना दिया हुआ है बेटा अपने को 5, एस बीटा 600 केल्विन पे कितना दिया हुआ है 6, तो एस बीटा 600 माइनस एस अल्फा 600 की वैल्यू आ गई 1। लेकिन हमें पूछा गया 300 पे, कितने पूछा गया 300 पे। अब मुझे पता है बेटा किसी भी प्रोसेस में ds इक्वल टू जो होता है वो मैं क्या लिख सकता हूँ dq अपॉन टी। ds इक्वल टू dq की जगह क्या लिख सकता हूँ ms dt अपॉन टी। ms बोल दो या ms की जगह मैं क्या लिख दूं c डेल्टा टी हीट कैपेसिटी। मैं इसको डिफरेंशिएट करूं, इसको टेम्परेचर 300 से 600 तक, तो अपने पास क्या आ जाएगा डेल्टा s, तो भी 600 क्लियर है। यहाँ 300 से 600 टेम्परेचर है, यहाँ पे सॉरी हीट कैपेसिटी S300 S600 मतलब S1 से S2 क्लियर है। और मैं इसे डिफरेंशिएट करूंगा तो C तो बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा ln T2 अपॉन T1, तो 600 अपॉन 300, तो ये अपने पास आ जाएगा C ln 2। ये डेल्टा एस आ गया। अब मैं ये काम करूंगी भाई डेल्टा एस बीटा इक्वल टू C बीटा ln 2। तो डेल्टा एस बीटा का मतलब S 600 बीटा माइनस S 300 बीटा इक्वल टू C बीटा ln 2। ये मैंने बीटा वाली फेज के लिए 6 टेम्परेचर चेंज 300 से 600 में कितना चेंज हो, मान लो 300 पे भी तो इसका कन्वर्जन होता होगा, तो मैंने ये निकाला है ये वाला पोर्शन क्लियर है। इसी तरह मैं अल्फा के लिए करूं तो डेल्टा एस अल्फा इक्वल टू सी अल्फा ln 2। मैंने तो वैसे कुछ नहीं करा, मैं तो जो क्वेश्चन को भूल गया, मैं तो ऐसे 300 से 600 मतलब टेम्परेचर चेंज के कारण इसके लिए टेम्परेचर चेंज, इसके लिए जो एंट्रोपी चेंज आ रहा है वो निकाल रहा हूँ दोनों के लिए। तो एस डेल्टा एस अल्फा भी यही आएगा, तो ये क्या आएगा एस अल्फा 600 माइनस एस 300 अल्फा इक्वल टू सी अल्फा ln 2। अब मैं इक्वेशन ये 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अगर मैं 1 में से 2 को माइनस करूं तो ध्यान से देखना बेटा, तो ये आएगा एस बीटा 600 माइनस एस 300 बीटा इक्वल टू सॉरी इक्वल क्या माइनस एस अल्फा 600 प्लस एस अल्फा 300 माइनस किया तो माइनस माइनस प्लस हो गया और यहाँ पे आ जाएगा सी बीटा माइनस सी अल्फा ln 2। इसकी वैल्यू तो 1 है, तो 1 इंटू ln 2। अब देखो बेटा एस बीटा 600 माइनस इसकी वैल्यू मुझे पता है बेटा, की वैल्यू कितनी है 1, तो ये आ गया 1। यहाँ मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो ये आ गया एस बीटा 300 माइनस एस अल्फा 300 इक्वल टू ln 2 जो कि होता है 0.693। तो अब मेरे पास ये क्या आ जाएगा बेटा, इसको उधर भेजूंगा तो एस बीटा 300 माइनस एस अल्फा 300 माइनस मल्टीप्लाई कर दूंगा 0.31 कुछ आ जाएगा, 0.69 लेके किया इन्होंने। बोलो कोई दिक्कत है, ये हमारा आंसर हो गया बस। तो बच्चा गलती क्या होती है कि हम जल्दी जल्दी में क्या करते हैं कि आंसर 1 टिका देते हैं क्योंकि हमें दिखता है चेंज 1 का है, लेकिन ये चेंज 600 का है और उसने 300 पे पूछा है। तीसरा आपने 0.693 क्यों लिया, इसने मुझे ln 2 की वैल्यू 0.69 लेने को बोला है। क्या ये बात किसी को कोई दिक्कत है बेटा? तो ऐसे हमें क्वेश्चन को कनेक्ट करना है। पहले हमें, क्योंकि हमें इसने 600 पे दिया है तो हम पहले हम मान लेते हैं कि 300 पे भी क्या होता होगा फेज कन्वर्जन होता होगा, तो उसका जो ये वाला डिफरेंस है ये डिफरेंस पता कर लिया, ये डिफरेंस हमें पता था तो हमने ये डिफरेंस भी पता कर लिया। क्या इसमें किसी को कोई दिक्कत है? सिंपल सी एक मैथमेटिकल चीज लग गई। फिर अगली बार क्वेश्चन पूछा गया, इसमें अगला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ एंथैल्पी चेंज एच बीटा माइनस एच अल्फा एट 300 केल्विन। जो वैल्यू हमसे पूछी गई एंथैल्पी की वो एच बीटा माइनस एच अल्फा पूछा गया 300 केल्विन पे। कितने पूछा गया बेटा? 300 केल्विन पे। तो वापिस से बीटा माइनस अल्फा मतलब एंथैल्पी चेंज पूछा है, 3 पे पूछा है, हमें 600 पे पता है
इस तरीके से मैं मुझे पता है अल्फा से जब बीटा में जा रहा है तो फेज कन्वर्जन सारी इक्विलिब्रियम में होती है, सेम फिजिकल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो जो फेज कन्वर्जन है वो इक्विलिब्रियम है, तो हमें पता है डेल्टा जी नोट इक्वल टू डेल्टा एच नोट माइनस टी डेल्टा एस नोट। क्लियर है? नोट एच नोट गलत लिख रहे हैं, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, और इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी कितना होता है, जीरो। तो डेल्टा एच इक्वल टू क्या आ गया बेटा, टी डेल्टा एस। और हमें पता है 600 पे डेल्टा एस की वैल्यू कितनी है, अभी निकाल दी 1, और टेम्परेचर है तो डेल्टा एच आ गया अपने पास 600, अल्फा से बीटा फेज कन्वर्जन। लेकिन हमसे पूछा गया 300 पे, किससे पूछा गया है, 300 पे। इसके लिए अपने किरचॉफ इक्वेशन यूज करते हैं। अपन देखो इसको ऐसे सोल्व करते हैं, ये अल्फा है, ये बीटा है, ये मान लो 300 पे है, ये 600 पे। फेज कन्वर्जन करने के लिए अपन ने पहले इसको हीट किया, क्या किया बेटा, हीट। और अल्फा से अल्फा ही रखा और 600 केल्विन तक इसे हीट किया। तो अल्फा को हीट किया तो जो डेल्टा H1 है वो कितना आएगा बेटा, एन सी पी, एन की वैल्यू 1 मोल ले लेते हैं, सीपी की वैल्यू सीपी अल्फा है तो सी अल्फा डेल्टा टी, तो टेम्परेचर चेंज कितना हुआ, 300। ये तो क्या हुआ बेटा, हीट किया तो इंटरनल चेंज हुआ। फिर हमने फेज कन्वर्जन किया, जो हमने अभी निकाला कि अल्फा को 600 डिग्री पे 20 बीटा में कन्वर्ट किया, उसका हमें पता आंसर कितना है बेटा, 600। अभी सोल्व किया था हमने, क्लियर है? अब हमने कहा नहीं, पहले हमने फेज कन्वर्जन किया 300 पे, तो बीटा किस में कन्वर्ट हो गया, 300 में। ये आपके फेज कन्वर्जन। फिर बीटा को हीट किया 600 डिग्री तक 300 से, तो क्या आएगा, सी बीटा, और टेम्परेचर चेंज कितना है, 300। पर अब मुझे पता है बेटा जो एंथैल्पी है वो तो क्या एक स्टेट फंक्शन है, चाहे इस बात से जाऊं, मतलब पहले हीट करूं फिर फेज कन्वर्जन करूं, या पहले फेज कन्वर्जन करूं फिर हीट करूं, दोनों पाथ से आंसर सेम आना चाहिए। तो वहां से क्या आएगा बेटा, सी अल्फा 300 प्लस 600 इक्वल टू एच फेज कन्वर्जन प्लस 300 सी बीटा। इसको इधर लाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा बेटा, सी अल्फा 300 सी अल्फा माइनस 300 सी बीटा प्लस 600। यहां से मैं 300 कॉमन ले लूं तो सी अल्फा माइनस सी बीटा प्लस 600, और आपको पता है सी बीटा माइनस अल्फा 1 है तो ये -1 हो जाएगा, माइनस 300 प्लस 600 इक्वल टू एच फेज कन्वर्जन। एच फेज कन्वर्जन कितना आ जाएगा, 300। आई बात समझ में? तो ये कितना अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को इन्होंने पुटअप किया कि आप पूरा का पूरा एंट्रोपी लगाओ, इक्विलिब्रियम लगाओ, इवन किरचॉफ इक्वेशन को अच्छे से यूज करो। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ही वैसे, अच्छा सॉरी, इवन रिएक्शन, बेटा मुझे लगता है ये जो 16 और 17 अपन नहीं कर पाएंगे क्या, मुझे लगता है यहाँ पे जो अपने पीडीएफ लिए वहां से तब ग्राफ नहीं मैच हो पाएगा, इस ग्राफ था वो क्वेश्चन पूरा मैचअप नहीं हुआ, तो इसको अपन बाद में ऐड कर देख लेंगे, नीचे अगर क्वेश्चन है तो सोल्व कर देंगे, वरना बाद में कभी ऐड कर देंगे। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 18 पे जाते हैं। टिन इज ऑब्टेन फ्रॉम cassiterite by reduction with coke using the data given below, determine the minimum temperature at which the reduction of cassiterite could be would take place। देखो बच्चा क्वेश्चन जब बच्चे मन में आता है, बच्चा सोचता है cassiterite क्या है, होगा SnO2, यही होगा, इसी का रिडक्शन कराया होगा, क्वेश्चन ने इसी का दिया, SnO2 दिया, टिन मिलता है, टिन ये रहा तो SnO2 से मिला होगा। तो सिंपल सी रिएक्शन है कि आपके पास एक SnO2 है सॉलिड, जिसकी कार्बन से रिएक्शन कराई गई और हमें मिला टिन प्लस CO2, इस रिएक्शन का कोई डेल्टा एच होगा। अब हमें वो टेम्परेचर बताना है जहां रिएक्शन क्या है बेटा, स्पॉन्टेनियस, मतलब ये हो सकती है, और हमें पता है कि उसके लिए हमें पता है डेल्टा जी होता है वो लेस देन 0 होता है, और डेल्टा जी क्या होता है, डेल्टा एच माइनस है टी डेल्टा एच लेस देन 0। अगर मुझे कहीं से डेल्टा एच और डेल्टा एस आ जाए तो मैं टी निकाल लूंगा। तो डेल्टा एच कैसे निकालें, तो हमें देखो SnO2 का फॉर्मेशन इक्वेशन लिखाई हुई है, तो एक चीज ध्यान रखना बेटा, जैसे हमें SnO2 का फॉर्मेशन है तो फॉर्मेशन इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए, मोस्ट स्टेबल कॉमन अक्रिंग से होना चाहिए, 1 मोल बनना चाहिए, और इसकी वैल्यू हमें दी हुई है -581। फिर हमें दिया हुआ है CO2 का फॉर्मेशन, किसका फॉर्मेशन दिया हुआ है, CO2 का। तो हमें पता है CO2 का फॉर्मेशन इक्वेशन है, तो कैसे लिखेंगे, एक कार्बन से बना होना चाहिए, 1 मोल बना होना चाहिए, तो ये कितना दिया हुआ है बेटा, -394। क्लियर है?
अब हमारे पास दो इक्वेशन है और इस इक्वेशन से इसका आंसर निकालना है। तो देखो बहुत सिंपल है, हमें पहले चाहिए SnO2, तो SnO2 इससे मिलेगा। कैसे मिलेगा बेटा, कि रिएक्शन को पलटी मार के, तो प्लस 581। फिर हमें कार्बन चाहिए, नीचे वाली इक्वेशन से मिलेगा, सीधा का सीधा मिलेगा। कितना मिलेगा, -394। माइनस करेंगे, 11 में से 4 गए कितने बचे बेटा, 7। 17 में से 9 गए कितने बचे, 8। और ये हो जाएगा +187। तो ये आपके पास डेल्टा एच आ गया। अब हमें डेल्टा एस चाहिए, तो डेल्टा एस क्या होता है, एस प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो आपको सबका डेल्टा एस दिया हुआ है, तो आप एस प्रोडक्ट, तो आपको पता है प्रोडक्ट में कौन है, टिन। टिन के लिए कितना है बेटा, 52। CO2 का कितना है बेटा, 210। तो 210 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 262। ये तो हो गया प्रोडक्ट का डेल्टा एस। रिएक्टेंट के लिए बात करें, रिएक्टेंट में SnO2 का कितना है, 56, और कार्बन का कितना है, 6। तो ये हो गया 62। तो 62 प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट का माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 200। ध्यान रखना ये किलो जूल है, गलती मत कर देना, वो सिर्फ जूल है। तो अब आपको पता है डेल्टा एच की वैल्यू 187 किलो जूल माइनस टी, डेल्टा एस की वैल्यू कितना है, 200 लेस देन 0। तो 187 लेस देन टी इंटू 200 किलो जूल है। तो 187 किलो को 10 की पावर 3 डिवाइड बाई 200 लेस देन टी, सोल्व कर देंगे, टी आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, बहुत आसान सा क्वेश्चन था थर्मोकेमिस्ट्री को मिक्स करते हुए। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन फिर से करते हैं बेटा। अब की बार अपने क्वेश्चन में फिर से दिया हुआ है कि फॉर रिएक्शन 2CO प्लस O2 रिएक्शन करके बनाता है 2CO2, हमें इस रिएक्शन का डेल्टा एच दिया हुआ है। 2 मोल ऑफ CO एंड 1 मोल ऑफ O2 आर टेकन इन ए कंटेनर ऑफ वॉल्यूम 1 लीटर। जिसमें लिया गया उसकी वॉल्यूम कितनी है बेटा, 1 लीटर। दे कंप्लीटली फॉर्म 2 मोल CO2, मतलब कंप्लीट कंबंशन हो जाता है। द गैस डेविएट एप्रिशिएबली फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, क्लियर है। इफ द प्रेजेंस ऑफ वेसल चेंज फ्रॉम 70 टू 40 atm, फाइंड आउट मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा यू। तो आपको पता है, हमेशा ध्यान रखो कि किसी केमिकल इक्वेशन के लिए डेल्टा यू पूछे तो पक्का डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी। हम उसे एनजीआरटी भी लिख लेते हैं, पर हमें एनजीआरटी के लिए लिख तो ले, पर हमें ढंग से टेम्परेचर 500 केल्विन दिया है, क्लियर है। और हमें बहुत आसानी से पता है जिस कंटेनर में हो रहा है उस कंटेनर की वॉल्यूम कितनी है, 1 लीटर। तो वॉल्यूम तो कांस्टेंट हुई, क्योंकि कंटेनर की साइज से बदलती ही नहीं है, बैलून की बदलती है। तो क्या मैं इसको आसानी से लिख सकता हूँ, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस वी डेल्टा पी। तो डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू, वी कितना है बेटा 1, डेल्टा पी, P2 माइनस P1, P2 कितना 40, P1 कितना है 70, तो कितना आ जाएगा -30। तो डेल्टा यू इक्वल टू आ गया डेल्टा एच प्लस 30 लीटर एटीएम। डेल्टा एच की वैल्यू कितनी है बेटा, -560 प्लस, अब हमें लीटर एटीएम की वैल्यू अगले ने 0.1 बोला है। मैं भी पता 101.31 होता है, पर इसने कहा 0.1 किलो जूल। मैंने कहा ठीक है 0.1 लूंगा मैं। तो इसको 30 इंटू 0.1 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये -560 प्लस 3, तो ये कितना आ जाएगा 557 माइनस डेल्टा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बोलो भाई। चलो जी, अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ए सैंपल ऑफ आर्गन गैस, एक आर्गन गैस का सैंपल है, 1 atm प्रेशर एट 27 डिग्री सेल्सियस, एक्सपेंड रिवर्सिबली एंड एडियाबेटिकली, रिवर्सिबली भी है और एडियाबेटिकली फ्रॉम 1.25 डेसीमीटर क्यूब टू 250 डेसीमीटर क्यूब, कैलकुलेट एंथैल्पी चेंज इन दिस प्रोसेस। हमें सीवी दिया हुआ है। तो आपको पता है बेटा गैस एक्सपेंड और कंप्रेस होते तो डेल्टा एच इक्वल टू एनसीपी डेल्टा टी, क्लियर है। और साथ में एक सैंपल ऑफ 1 atm प्रेशर और 27 डिग्री सेल्सियस है और वॉल्यूम 1.25 डेसीमीटर क्यूब से 2.5 डेसीमीटर क्यूब है। तो सीपी तो हम निकाल ही सकते हैं। सीपी क्या होगा बेटा, 12.48 प्लस 8.314, तो ये हो जाएगा 20, ये 7 और ये 9, तो 20.79। ये अपने पास क्या आ गया, सीपी। अब हमें डेल्टा टी नहीं पता, हमें टेम्परेचर T1 पता है, हमें एन नहीं पता, हमें सीपी पता है। तो एन कैसे पता करें, कि जो गैस का इनिशियल प्रेशर दिया है, टेम्परेचर दिया हुआ है और मोल दिया हुआ है। तो आपको पता है बेटा पीवी इक्वल टू एनआरटी, प्रेशर कितना दिया है 1, वॉल्यूम कितनी है 1.25 लीटर, डिवाइडेड बाई आर। आर की वैल्यू कितनी लोगे बेटा, जूल में चलाए नहीं, वो लिटरेटिव में लेना पड़ेगा। तो आर की वैल्यू 1/12 है और टेम्परेचर कितना 300। जब आप इसे सोल्व करोगे तो क्या आपके पास एन आ जाएगा। मैं बस इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन बहुत है तो पूरा सोल्व नहीं करा, कंसेप्ट बता रहा हूँ। तो क्या आपके पास एन आ जाएगा, बोलो भाई।
कि हाँ सर एन आ जाएगा, हम एन की वैल्यू पुट करते हैं, हम डेल्टा एच निकाल मतलब एन आ जाएगा। अब अभी भी हमारे पास डेल्टा टी नहीं पता, तो हमें टी वन पता है, कितना है बेटा टी वन? टी वन अपने पास है 300, कितना है 300। अब हमें टी टू पता करना है, वही बेटा एडियाबेटिक इक्वेशन है, मोनो एटॉमिक गैस है, तो आप क्या लिखोगे, टीवी गामा माइनस वन इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो टी वन अपॉन टी टू इक्वल टू वी टू अपॉन वी वन। मोनो एटॉमिक गैस के लिए गामा कितना होता है 5/3 माइनस वन, तो टी वन कितना है बेटा आपके पास 300, टी टू पता नहीं, वी टू कितना दिया है बेटा 2.50, वी वन 1.25, सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 2.52, टू की पावर 2/3। अब देखो आप इसको सीधा तो सोल्व नहीं कर सकते, पर लोग लेके तो सोल्व ही कर सकते हो। पर कैसे, मैं क्या लिख सकता हूँ, log 300 प्लस log T2 इक्वल टू 2/3 log 2। log 300 को हमें पता है कितना आएगा बेटा 2.47 प्लस log T2 इक्वल टू log 2 कितना होता है 0.3, 0.3 से कट गया तो कितना आएगा बेटा 0.2, तो log T2 इक्वल टू कितना आ गया बेटा 2.27। अब जो बेटा हमें इसका एंटी लॉग लेना है, तो T2 इक्वल टू क्या आएगा 2, 2 का मतलब 10 की पावर 2। अब 0.27 की बात करें तो हमें पता 0.3 किसका है बेटा 2 का, तो 0.27 कितना होगा 1.8 या 1.9, मतलब 1.89 के राउंड ले सकते हैं। तो T2 कितना आ गया बेटा 189, तो ये आपके पास T2 आ गया, आपके पास T1 पता था, तो मैं पूरा सोल्व नहीं कर रहा, तो आप डेल्टा टी निकाल लोगे, सीपी पता है, एन यहाँ से निकाल के पुट कर दोगे, काफी कैलकुलेटिव क्वेश्चन था। बोलो कोई दिक्कत किसी को, कर सकते हो? चलो जी देख लिया सबने। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है कि एक एथलीट है, वो 100 ग्राम ग्लूकोज है, उसको कंबंशन करता है तो उसको इतनी एनर्जी मिलती है, और उसकी से वो 50% यूटिलाइज कर जाता है, तो अगर वो 50% यूटिलाइज कर गया तो 50% कितनी हुई 7, और 8780 किलो जूल, इतनी एनर्जी बच गई। अब उस जो एनर्जी बच गई, इस एनर्जी को उसे क्या करना है बेटा, इट ऑर्डर टू अवॉइड स्टोरेज ऑफ एनर्जी इन द बॉडी कैलकुलेट वेट ऑफ वाटर नीड टू प्रिसरपाइड। इसका मतलब क्या होता है बेटा, सिंपल सा कहानी है कि जो आप जैसे आप कई बार देखते हो कि आपने खाना खाया, कई बार खाना खाने के बाद अपने को भूख प्यास लगती है बहुत ज्यादा, क्योंकि हमने खाना खाया, हमसे एनर्जी जनरेट हुई, जब एनर्जी जनरेट हुई तो उसे हमें क्या करना है, कूल डाउन करना है बॉडी को। कूल डाउन करने के लिए क्या चाहिए, पानी। जो आपने जो ग्लूकोज था उसे बर्न किया, तो बर्न करके आपके पास जो एनर्जी है वो 1560 थी, उसमें से आपने 50% यूज कर लिया, बाकी 50% आपको स्टोरेज नहीं करना है, उसे फेंकना है बाहर, बॉडी से हटाना है, तो बॉडी हीटअप करेगी वरना। तो हमने उसके लिए क्या किया, उस एनर्जी को सारी को पानी, जो अपना पानी पीते हैं, हमने कहा इसको पानी के हवाले कर दो, तो उससे पानी क्या हो जाएगा, उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और वेपराइज हो जाएगा। मतलब कहानी का ये कहने का मतलब है कि इतनी एनर्जी आपको वेस्ट करनी है अपने बॉडी से, और उससे वेस्ट करने के लिए आपको पानी चाहिए, क्या चाहिए, पानी। पानी क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और वेपराइज हो जाएगा आपकी बॉडी से। अब जैसे पसीने आते हैं ना अपने बॉडी में, सेम वही। अब ये कहता है कि 44 किलो जूल पर मोल, अगर आपको एंथैल्पी ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर, एक मोल पानी उड़ाना है, एक मोल पानी का मतलब कितना, 18 ग्राम, तो अगर आपको 44 किलो जूल हीट है तो आप 18 ग्राम पानी उड़ा पाते हो, क्लियर है? तो अगर आपके पास में 780 किलो जूल, मतलब 44 किलो जूल से कितना पानी चाहिए 18, तो 780 किलो जूल के लिए कितना चाहिए, तो 88/44 इंटू 780, सोल्व कर देंगे, पानी का अमाउंट आ जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। बोलो भाई समझ में आया कि जितनी एनर्जी थी उसका 50% हमें क्या करनी है बेटा, वेस्ट करनी है। वेस्ट करनी है मतलब उसे बॉडी से हटाना है, और उससे हटाने के लिए हमें पानी चाहिए। पानी क्या करेगा, उस एनर्जी को ऑब्जॉर्व करके इवेपोरेट होगा, और एक मोल को इवेपोरेट करने के लिए इतना चाहिए, मतलब 18 ग्राम को इवेपोरेट, मतलब इतनी एनर्जी से 18 ग्राम इवेपोरेट होता है, तो इतनी एनर्जी को इवेपोरेट करने के लिए हमें कितना ग्राम पानी एब्जॉर्ब करना है, क्लियर है? चलो जी, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। एंथैल्पी कैसी प्रॉपर्टी है, बहुत पुराना क्वेश्चन है। एंथैल्पी हमें पता है सबको कि एक इंटेंसिव है कि एक्सटेंसिव है, कि सर ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, क्लियर है? सिस्टम सेड टू बी इट कैन नाइदर एक्सचेंज मैटर और आइसोलेटेड सिस्टम है। हीट कैपेसिटी इज अ डायटोमिक गैस इज हायर देन द मोनोएटोमिक गैस, बहुत पुराना क्वेश्चन है, आप सबको पता है। डायटोमिक गैस के लिए जो आप सीवी पढ़ते हो वो 5/2 आर, और सीपी पढ़ते हो वो 7/2 आर पढ़ते हो, सीवी और सीपी, क्लियर है? और जबकि मोनोएटोमिक गैस के लिए जब आप पढ़ते हो तो वो 3/2 आर और 5/2 आर, ये डेरिवेशन से आप डेरिवेशन करके बता सकते हो, हाँ ये बात सच है। फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स इज नॉट एडिक्वेंट टू प्रेडिक्ट, हमें फर्स्ट लॉ में कोई डायरेक्शन नहीं पता लगता, फर्स्ट लॉ सिर्फ एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस है। सेकंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स वो बताता है रिएक्शन होगी या नहीं होगी।
फर्स्ट लॉ से हमें कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट अपन आगे मूव ऑन करते हैं। आइडियल गैस अंडरगो रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन फ्रॉम स्टेट 1 टू स्टेट 2 फॉलोड बाय रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस फ्रॉम सेकंड टू एंड थर्ड। पहले आपके पास रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन और दूसरा जो होना चाहिए वो होना चाहिए रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन। है तो आपको बताना इनमें से कौन सा ग्राफ सही है। पहला क्या होना चाहिए रिवर्सिबल आइसोथर्मल और दूसरा क्या होना चाहिए बेटा रिवर्सिबल एडियाबेटिक। तो हमें पता है कि देखो ये ग्राफ रिवर्सिबल आइसोथर्मल का हो सकता है। अब ये एडियाबेटिक कैसे प्रूव करने के लिए इस ग्राफ को आगे बढ़ा दो और आपको पता है जब ग्राफ बनाते हैं तो अगर इस ग्राफ को आगे बढ़ाऊं तो अगर ये आइसोथर्मल है तो ये एडियाबेटिक है क्योंकि दोनों के दोनों ग्राफ ऐसे ही तो बनते हैं। आइसोथर्मल का भी ऐसे बनता है एडियाबेटिक, लेकिन एडियाबेटिक का ग्राफ आइसोथर्मल से नीचे आना चाहिए जो इसमें प्रूफ हो रहा है। देखो ऊपर वाला ग्राफ आइसोथर्मल का है, नीचे वाला एडियाबेटिक का। देखो इस ग्राफ आगे बढ़ाया स्लोप से तो एकदम सही बात है। इस ग्राफ को देखो तो फर्स्ट से सेकंड क्या है बेटा आइसोथर्मल है। अब ये ग्राफ हमें प्रूव करना है कि एडियाबेटिक है सेकंड से थर्ड। तो आपको पता है एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए जो प्रोसेस हमें पता है पीवी गामा इक्वल टू क्या होता है कांस्टेंट। तो पीवी वी की जगह क्या लिख सकते हो एनआरटी अपॉन पी। तो इसको सोल्व करते हैं तो आता है पी वन माइनस गामा टी गामा इक्वल टू कांस्टेंट। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ पी वन माइनस गामा इक्वल टू के अपॉन टी गामा। अगर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ टी इक्वल टू के को तो नया कांस्टेंट आ जाएगा टी अपॉन गामा अपॉन वन माइनस गामा। जैसे क्यूब रूट लेते हैं वैसे क्यूब रूट जैसे होता है ना कि अगर अपने पास यहाँ p की पावर 2 होता और k अपॉन टी होता तो मैं इसको क्या लिख सकता p इक्वल टू के टी की पावर हाफ और इसका तो कोई नया कांस्टेंट के डेस हो जाता। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ p इक्वल टू के डेस टी। अगर मैं गामा कॉमन लूँ नीचे से और ऊपर से काट दो तो ये हो जाएगा 1 अपॉन गामा माइनस 1। अब मुझे पता है गामा 1 से बड़ी वैल्यू होती है तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू 1 से छोटी होगी और अगर ये वाली 1 से छोटी होगी तो इस 1 से छोटी वैल्यू में से माइनस होगा। तो जो इसकी पावर आएगी टी की वो कैसे आएगी नेगेटिव। नेगेटिव आएगी तो टी कहाँ जाएगा ऊपर। तो इसका मतलब ये कुल मिला के जो पी है वो प्रोपोर्शनल होगा टी की पावर कुछ एक्स के। क्लियर है। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल सीधा वन तो आएगा नहीं कुछ पावर में प्रोपोर्शनल होगा तो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। उसका मतलब ये ग्राफ भी सही है। नेक्स्ट आता है सी। तो सी वाले में अगर अपन देखें तो पहले वाला आइसोथर्मल है कि सर आपको कैसे पता एच की वैल्यू 0 है। हमने कहा हाँ सर आइसोथर्मल है। फिर ये वाली प्रोसेस में अगर हम देखें तो एंट्रोपी चेंज 0 है और एंट्रोपी चेंज 0 किस में होता है रिवर्सिबल एडियाबेटिक में। तो ये रिवर्सिबल एडियाबेटिक तो है लेकिन एक्सपेंशन है कि नहीं ये नहीं पता। और हमें पता है कि डेल्टा एस इक्वल टू होता है एन सी वी एल एन टी टू अपॉन टी वन प्लस एन आर एल एन वी टू अपॉन वी वन। अब हमें पता है कि एंट्रोपी है जो सेकंड शब्द है वो रिवर्सिबल एडियाबेटिक है और रिवर्सिबल एडियाबेटिक के लिए डेल्टा सिस्टम कितना होता है 0। तो डेल्टा सिस्टम 0 तो एन सी वी एल एन टी टू अपॉन टी वन इक्वल टू माइनस एन आर एल एन वी टू अपॉन वी वन। तो एन सी वी एल एन टी टू अपॉन टी वन इक्वल टू एन आर एल एन वी वन अपॉन वी टू। अब मुझे पता है इस प्रोसेस सेकंड से थर्ड में जब जा रहा हूं तो एच बढ़ रहा है डेल्टा एच बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि डेल्टा एच क्या होता है बेटा एन सी पी टी टू माइनस टी वन। तो डेल्टा एच तभी बढ़ सकता है जब टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू क्या है बेटा पॉजिटिव। क्लियर है। अब बात करें इधर की तो ये एक्सपेंशन हो रहा है कि नहीं हो रहा। एक सेकेंड रुको। तो गलत तो नहीं कह रहा ये पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव है बेटा। अब हमें पता है इसको भी पॉजिटिव लाना है और इसको पॉजिटिव तभी ला सकते हैं जब बेटा V1 V2 से क्या हो बेटा बड़ी हो। V1 V2 से बड़ा है इसका मतलब क्या है तो एक्सपेंशन हुआ ही नहीं ये तो कंप्रेशन हुआ क्योंकि V1 ग्रेटर देन V2 ये तो एक्सपेंशन हुआ ही नहीं इसका मतलब तो गलत है। क्लियर है। जब इसकी बात करें तो जब हम फर्स्ट से सेकंड जा रहे हैं तो ये तो आइसोथर्मल है साफ साफ दिख रहा है। ये इसकी बात करें तो ये एडियाबेटिक तो है लेकिन एक्सपेंशन है कि नहीं ये देखने के लिए हमने देखा कि यहाँ टेम्परेचर घट रहा है। टेम्परेचर घट रहा है इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि T2 T1 से छोटा है। T2 T1 से छोटा है इसका मतलब ये वाला पोर्शन कैसा है नेगेटिव। ये नेगेटिव तो इधर नेगेटिव तभी आएगा जब क्या होगा V2 V1 से बड़ा होगा तो ये एक्सपेंशन हो रहा है। बोलो कोई दिक्कत। चलो जी किसी को दिक्कत आए तो बेटा मैसेज कर देना ना। अगर अपन बात करें कि W इक्वल टू माइनस डीवीपी एक्सटर्नल है
कहता है इस फॉर्मूले को हमने ऐसा लिखा है, तो ऐसा कब लिख सकते हैं? तो आप सब लोगों को रियल गैस अपने गैसेस स्टेट में पढ़ते हैं, तो जो पी वी इक्वल टू अपन एनआरटी पढ़ते हैं, तो जनरली अपन क्या यूज करते हैं? पीवी इक्वल टू एनआरटी। तो पी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? एनआरटी अपॉन पी। ये हम आइडियल गैस के लिए लिखते हैं, और रियल गैस के लिए ये इक्वेशन आती है। तो सिस्टम इज सेटिस्फाइड बाय वैन डर वाल इक्वेशन, सही बात है। प्रोसेस इज स्टेप्ड बाय रिवर्सिबल आइसोथर्मल। रिवर्सिबल एडियाबेटिक के लिए भी ठीक है, लेकिन इरिवर्सिबल के लिए नहीं हो सकता। ये सर क्यों? क्योंकि इरिवर्सिबल में तो पी एक्सटर्नल कांस्टेंट होता है, तो ये वैल्यू वैलिड ही नहीं है। क्योंकि आपको जब पढ़ाया होगा, आप जहां पे भी पढ़े हो, तो आपको पढ़ाया है कि बेटा जो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है उसमें पी एक्सटर्नल गैस के प्रेशर के बराबर होता है, लेकिन इरिवर्सिबल में कभी भी पी एक्सटर्नल गैस के प्रेशर के बराबर होता ही नहीं है ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो जब बराबर होता ही नहीं है, तो पी एक्सटर्नल की जगह में गैस इक्वेशन से इक्वेशन उठा के रख ही नहीं सकता, सिर्फ रिवर्सिबल में रख सकता हूँ। किसमें रख सकता हूँ? रिवर्सिबल में। इरिवर्सिबल में ये फॉर्मूला रख ही नहीं सकता, क्योंकि कभी भी पी एक्सटर्नल ड्यूरिंग द प्रोसेस पी गैस के बराबर होता ही नहीं है, वो तो कांस्टेंट होता है, और गैस का प्रेशर तो वेरिएबल है, तो इसलिए ये फॉर्मूला इरिवर्सिबल के लिए वैलिड नहीं है। चलो जी, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में दिया है बेटा एक रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस फॉर ए आइडियल गैस ए शो बिलो। जैसा कि हमें बेटा नीचे दिखाया गया, पीवीटी आर प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर रेस्पेक्टिवली, द थर्मोडायनेमिक पैरामीटर क्यू जो भी दिया हुआ है, हमें इनमें रिलेशन पता करना है। देखो पहले आराम से बात करें, तो देखो इस प्रोसेस में अगर मैं ध्यान से देखूं, मैं बी से ए और बी से सी जाऊं, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं बी ए डेल्टा एच बी ए प्लस डेल्टा एच बी सी, सॉरी डेल्टा एच ए सी इक्वल टू डेल्टा एच बी सी, ऐसा लिख सकता हूँ। क्योंकि बेटा एंथैल्पी क्या होती है? स्टेट फंक्शन। इसमें से मुझे पता है कि ए बी तो जीरो है, ए बी तो क्या है? जीरो। तो डेल्टा एच ए बी जीरो, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? डेल्टा एच ए सी किसके बराबर है? डेल्टा एच बी सी के। इसी तरह से मैं क्या लिख सकता हूँ? डेल्टा यू बी ए प्लस डेल्टा यू ए सी इक्वल टू डेल्टा यू बी सी। उसमें से डेल्टा यू बी ए क्या है बेटा? जीरो, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब मैं अगर इस प्रोसेस की बात करूं, इस वाले की बीसी, तो यहाँ क्या है बेटा? प्रेशर P2 है, थोड़ा दिखने में नहीं आ रहा, ये भी प्रेशर P2 है, तो ये कांस्टेंट प्रेशर है। कांस्टेंट प्रेशर पे जो Q होता है वो डेल्टा एच के बराबर होता है, तो डेल्टा एच ये क्या है बेटा? बीसी। किसके बराबर? ये क्या है? क्यू बीसी। तो क्या मैं इसको ऐसे यहाँ डेल्टा एच बीसी किसके बराबर है? क्यू बीसी के, और डेल्टा एच बीसी डेल्टा एच एसी के, तो इसमें क्या लिख सकता हूँ? क्यू बीसी। सेम कहानी है बेटा कि जो मैं ये वाली प्रोसेस है, ये वाली प्रोसेस, ये क्या है बेटा? V1 वॉल्यूम सेम है, तो ये आइसोकोरिक है, तो क्यू एसी है वो मैं क्या लिख सकता हूँ? डेल्टा यू एसी के, और डेल्टा यू एसी किसके बराबर है? डेल्टा यू बीसी के, तो मैं इसके क्यू एसी भी लिख सकता हूँ। क्लियर है? अब बात करते हैं, तो क्यू एसी बराबर है डेल्टा यू बीसी के, क्यू एसी डेल्टा यू बीसी के बराबर है, तो ये तो सही है। लेकिन जो ए बी वर्क है वो ये कह रहा है पी वी टू माइनस वी वन, तो ए से बी में तो बेटा प्रेशर पी वन है, यहाँ प्रेशर पी टू है, तो ये तो कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट गई नहीं, और ये तो क्या है बेटा? वी वन से वी वन वॉल्यूम कांस्टेंट, आइसोकोरिक प्रोसेस है, और आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए तो ये वैलिड ही नहीं है। डब्ल्यू बी सी, बी से सी है, यहाँ प्रेशर पी टू, यहाँ प्रेशर पी टू, और वॉल्यूम वी टू माइनस वी वन, तो ये सही है, इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वर्क डन है, और ये स्टेटमेंट तो आपको दिख रहा है बेटा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेल्टा सी ए लेस देन डेल्टा यू सी ए, इसको अगर अपन बात करें, तो सी से ए वाली प्रोसेस ये वाली है बेटा, तो अगर मैं यहाँ लिखूं डेल्टा एच सी ए इक्वल टू डेल्टा यू सी ए माइनस प्लस पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन। अब इस प्रोसेस में वॉल्यूम तो सेम है, तो डेल्टा एच सी ए इक्वल टू क्या आएगा बेटा? डेल्टा यू सी ए प्लस वी वन पी टू माइनस पी वन। अब आपको पता है बेटा यहाँ प्रेशर P2 है, यहाँ प्रेशर P1 है, लेकिन इसका तो पता नहीं है कि ग्राफ में मुझे पता है कि कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो टेम्परेचर घट रहा है बेटा, इधर जाने पर देखो, इधर टेम्परेचर ज्यादा, इधर टेम्परेचर घट रहा है, तो मतलब T2 बढ़ा है किससे? T1 से, तो P2 बढ़ा है किससे? P1 से, और हमारे पास सॉरी हमने ध्यान नहीं दिया, यहाँ उल्टा करना है, P1 V1 माइनस P2 V2 करना पड़ेगा, क्योंकि हम इधर से इधर जा रहे हैं, तो P1 माइनस P2, तो ये वाली वैल्यू कैसे आएगी? नेगेटिव, और ये वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा? कि डेल्टा यू सी ए बड़ा होगा, जबकि इसमें क्या दिया? डेल्टा यू सी ए बड़ा है डेल्टा एच सी ए से, तो ये बात सच है, और ये तो हम देख ही चुके हैं। नेक्स्ट वाले में उल्टा दिया तो वैसे गलत है, तो आंसर आपका हो जाएगा बी और सी। ठीक है, बोलो भाई ये वाली कहानी समझ में? मैंने तो बच्चा यही फंसता है, और एक ही चीज को ध्यान रखना बेटा, क्योंकि P2 ही है,
P2 से P1 की तरफ गए ना, तो यहाँ गलती मत करना बेटा, यहाँ P1 माइनस P2 करना है। In ideal gas expand P1 V1 T1 to P2 V2 T2 under different condition। एक मिनट रुकना बेटा, सॉरी बेटा, चलो फिर से शुरू करते हैं। आइडियल गैस एक्सपेंड फ्रॉम P1 V1 T1 टू P2 V2 अंडर डिफरेंट कंडीशन, द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इज इन आर। देखो बेटा, ये आपके पास एक द वर्क डन ऑफ द गैस, इसको देखो ऐसे समझो, क्वेश्चन ऐसे है कि आपके पास एक ये है, एक आइडियल गैस है जो कहां से गई बेटा, P1 V1 से, P1 V1 कर लेता हूं मैं, P1 V1 T1 से ये गई है बेटा P2 V2 T2 से। ये रिवर्सिबल है बेटा, अगर इरिवर्सिबल जाएगी तो कैसे जाएगी, इरिवर्सिबल एक्सपेंशन है, ये इरिवर्सिबल एक्सपेंशन है, ठीक है। और ये बेटा आपके पास कंप्रेशन है, इरिवर्सिबल कंप्रेशन, ये इरिवर्सिबल कंप्रेशन है, ये रेड वाले दोनों रिवर्सिबल एक्सपेंशन है। तो उसने कहा द वर्क डन इज मैक्सिमम व्हेन इट इज कंप्रेस रिवर्सिबली फ्रॉम P2 V2 इरिवर्सिबली फ्रॉम P2 V2 टू P1 V1। तो सच बात है बेटा, एरिया अंडर द कर्व सबसे ज्यादा किस में आएगा, इसी इरिवर्सिबल वाले में आएगा, ये वाला। तो ये वाला एरिया क्या होगा, सबसे मैक्सिमम, क्योंकि रिवर्सिबल का तो एरिया रेड लाइन से नीचे आएगा, इरिवर्सिबल एक्सपेंशन का इतना ही आएगा, जबकि इरिवर्सिबल कंप्रेशन का एरिया सबसे ज्यादा है। तो ये बात सच है, तुम्हें क्लासों में सब लोगों लिखवाते भी है। इफ द एक्सपेंशन इज कैरिड आउट फ्रीली, फ्रीली का मतलब होता है पी एक्सटर्नल जीरो होना, और पी एक्सटर्नल जीरो है, इसका मतलब वर्क भी कितना है, जीरो। साइमल्टेनियसली if expansion carried out freely it is simultaneously both isothermal as well as adiabatic। आप चाहे आइसोथर्मली करो चाहे एडियाबेटिक करो, दोनों सेम आते हैं। कि सर जैसे कि पहले मैंने सोचा कि वो आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल है तो अब फ्री एक्सपेंशन है तो वर्क तो जीरो है, और आइसोथर्मल है तो डेल्टा यू जीरो है, डेल्टा यू जीरो है तो आपको पता है क्यू भी कितना है, जीरो, स्लो थर्मोडायनेमिक्स से। अगर मैं इसे एडियाबेटिक सोचूं आइसोथर्मल ना सोच के, तो पी एक्सटर्नल तो जीरो है, तो वर्क ड्रॉप भी जीरो, और एडियाबेटिक में क्यू जीरो है, क्यू जीरो है तो डेल्टा यू भी जीरो आएगा, तो डेल्टा यू जीरो आएगा, डेल्टा यू क्या होता है, NCV T2 माइनस T1 इक्वल टू जीरो, तो ये आइसोथर्मल भी आएगा। तो आप एक आइडियल गैस को, रियल गैस नहीं, आइडियल गैस को आप आइसोथर्मली फ्री एक्सपेंशन कराओ चाहे एडियाबेटिक फ्री एक्सपेंशन कराओ, रिजल्ट सेम आते हैं। तो ये बात भी सच है। वर्क डन बाय द गैस इज लेस व्हेन इज एक्सपेंड रिवर्सिबली फ्रॉम V1 टू V2 अंडर एडियाबेटिक कंडीशन एज कंपेयर टू एक्सपेंड। तो आपको पता है ये तो है बेटा आइसोथर्मल, और ये एडियाबेटिक, तो आपको पता है एरिया अंडर द कर्व किस में आएगा, ये आइसोथर्मल है, और ये कौन है, एडिया। तो ग्राफ किसके एरिया अंडर द कर्व ज्यादा आएगा बेटा, आइसोथर्मल का क्या आएगा बेटा, एरिया अंडर द कर्व क्या आएगा, ज्यादा। चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस इज जीरो इफ एक्सपेंड रिवर्सिबली विथ T1 इक्वल टू T2। सही बात है, अगर गैस एक्सपेंड करेगी रिवर्सिबली, तो अगर आइसोथर्मली अगर आप एक्सपेंड करोगे तो इंटरनल एनर्जी चेंज कितना होगा, जीरो। पॉजिटिव इफ एक्सपेंड रिवर्सिबली अंडर एडियाबेटिक कंडीशन, अगर एडियाबेटिक कंडीशन में करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। तो आपको पता है एडियाबेटिक कंडीशन है, तो एडियाबेटिक कंडीशन में तो क्यू जीरो होगा, तो डेल्टा यू इक्वल टू वर्क आएगा। और आपको पता है वर्क कैन एक्सपेंशन के वर्क कैसे होते हैं, नेगेटिव, तो डेल्टा यू तो नेगेटिव आएगा, जबकि ये बोल रहा है पॉजिटिव, इसका मतलब ये गलत बोल रहा है। क्लियर है, चलो जी। क्वेश्चन नंबर 30, ये तो क्वेश्चन मतलब सेम रिपीटेड क्वेश्चन जो भी हम थोड़ी देर पहले पढ़ा है। इसमें कहता है कि गैस है जो P1 V1 T1 है, इसको एक्सपेंड किया गया, एक्सटर्नल प्रेशर कितना रखा गया बेटा, जीरो। अगर P एक्सटर्नल जीरो है तो आपको पता है P एक्सटर्नल जीरो है तो वर्क जीरो होगा। क्वेश्चन में लिखा है एडियाबेटिक है तो Q जीरो होगा, Q जीरो होगा तो डेल्टा यू जीरो होगा, डेल्टा यू जीरो है तो इसका मतलब NCV T2 माइनस T1 भी कितना होगा बेटा, जीरो। इसका मतलब T2 इक्वल टू क्या आएगा, T1। क्लियर है, तो Q जीरो है, ये जीरो है, और आइसोथर्मल है, तो आइसोथर्मल है तो P2 V2 इक्वल टू क्या आएगा, P1 V1 भी आएगा। कि सर ये कैसा है, एडियाबेटिक है तो ये भी तो लगेगा, नहीं, इरिवर्सिबल है बेटा ये। इरिवर्सिबल में ये नहीं हो सकता ना, क्योंकि ये जो इक्वेशन आप पढ़ते हो ना एडियाबेटिक, ये सिर्फ रिवर्सिबल के लिए वैलिड है। किसके लिए वैलिड है, रिवर्सिबल के लिए, इरिवर्सिबल के लिए कभी वैलिड है नहीं है। नेक्स्ट में बेटा फिर से वही क्वेश्चन है जो भी अपन पढ़े, उसी टाइप का क्वेश्चन है, वही कंसेप्ट को रिपीट कर रहा है बार बार। The reversible expansion of ideal gas under adiabatic and isothermal condition, एडियाबेटिक है साथ में क्या आइसोथर्मल कंडीशन है, शो इन द फिगर। तो आपको पता है बेटा कि सबसे पहले इस ग्राफ को देखें,
ये है बेटा अपने पास में। तो आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो पहली वाली आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो आइसोथर्मल मतलब T1 किसके बराबर है, T2 के। एक चीज तो ये प्रूफ हुई। दूसरी बात, अगर एडियाबेटिक की बात करूं तो एडियाबेटिक में क्यू जीरो है, तो डेल्टा यू किसके बराबर है बेटा, वर्क के। और एक्सपेंशन का वर्क नेगेटिव है, तो डेल्टा यू क्या होता है, एन सी वी। यहाँ फाइनल टेम्परेचर T3, इनिशियल कितना है, T1। ये कैसा आना चाहिए, नेगेटिव। और ये नेगेटिव कब आएगा, जब T3 क्या होगा बेटा, T1 से छोटा। तो पहला कहता है T1 T2 के बराबर है, दूसरे कहता है T3 बराबर T1 के, झूठ है। आइसोथर्मल का वर्क डन, तो एरिया अंडर द कर्व किसका ज्यादा है बेटा, आइसोथर्मल का ज्यादा है। फिर कहता है डेल्टा यू आइसोथर्मल ग्रेटर देन डेल्टा यू एडियाबेटिक, तो आइसोथर्मल के लिए डेल्टा यू कितना आएगा बेटा, जीरो। ठीक है। एडियाबेटिक का डेल्टा यू कैसा आएगा, वर्क डन तो नेगेटिव है, वर्क डन कैसा आएगा, डेल्टा यू कैसे आएगी, नेगेटिव। तो ऑफकोर्स डेल्टा यू आइसोथर्मल क्या आएगा, ज्यादा एडियाबेटिक से, क्योंकि जीरो बड़ा माइनस है। भाई तो जीरो है, नेगेटिव, ठीक है। Next one, ideal case consider only PV work is going from initial state X to final state Z. The final state Z can be reached by either two paths shown in the figure. Which of the following choice is the correct? आपको choice देखनी है। पहली choice आपके पास है कि S X से Z है वो XY प्लस YZ के बराबर है, तो ऑफकोर्स सही बात है ना बेटा, X से Z देखूं, क्लियर है, और एक X से Y जाऊं, Y से Z जाऊं, इन दोनों के बराबर है। मैंने कहा सच बात है, क्यों, क्योंकि डेल्टा एक्स क्या है बेटा, एक स्टेट फंक्शन है, तो आप चाहे यहां से ऐसे जाओ चाहे इस पाथ से जाओ, पाथ से कोई लेना देना ही नहीं है। नेक्स्ट वन क्या है कि जो वर्क डन है एक्स से जेड वो बराबर है एक्स से वाई प्लस वाई से जेड। एक्स से जेड है, एक्स से जेड जो वर्क डन है वो बराबर है एक्स से वाई प्लस वाई से जेड। नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि एक्स से जेड पे अगर आप जाओगे तो वर्क डन आएगा ये इतना, और x से y जाओगे तो वर्क डन ऊपर वाला आएगा। और आपको पता है वर्क डन तो पाथ फंक्शन है, तो आप ये नहीं कह सकते कि आप x से z वाले पाथ पे गए और x से y गए फिर y से z गए, इन दोनों का वर्क डन सेम आएगा, नहीं, ये वर्क डन सेम है, नहीं आएगा। फिर उसने कहा x y z, x से y गया y से z गया, ये x y के बराबर है। इस बार इसने क्या कहा है कि अब x से y गया y से z गया, ये वर्क डन सिर्फ और सिर्फ x y के बराबर है। हाँ, क्योंकि y से z तो कैसा है बेटा, आइसोकोरिक, तो इस वाले प्रोसेस में तो वर्क डन y नहीं, तो ये वर्क डन, ये पूरा वर्क डन और इतना सेम है, लेकिन ये इसके बराबर नहीं है बेटा, ये पाथ अलग है। नेक्स्ट वन एक्स वाई जेड है वो बराबर है एक्स वाई के, कि इसने जो कहा है वो ये कहा है बेटा, ध्यान से देखेंगे। एक सेकंड, इसने जो नेक्स्ट कहा है कि जो ये आइसो ये वाला है इसमें चेंज इन एंट्रोपी है, ये एक्स वाई के बराबर है, और इसे तभी बोल सकते हैं जब वाई जेड की एंट्रोपी चेंज जीरो, और वाई जेड की एंट्रोपी चेंज जीरो हो ही नहीं सकती, कि सर कैसे, तो आइसोकोरिक है, तो क्या होगा, डेल्टा एस इक्वल टू एन सी पी एल एन टी टू अपॉन टी वन प्लस एन आर एल एन पी वन अपॉन पी टू, ये फॉर्मूला भी तो है, क्लियर है आपका, ठीक है। वो जीरो आइसोकोरिक है तो क्या हुआ, एन सी वी एल एन टी टू अपॉन टी वन प्लस एन आर एल एन वी टू अपॉन वी वन, तो आइसोकोरिक में ये टर्म जीरो होगी, ये टर्म थोड़ी जीरो है, तो ये वाले स्टेटमेंट सही नहीं है। अमंग द फॉलोइंग द इंटेंसिव प्रॉपर्टी, आपको पता है सबको इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी है बेटा, मोलर कंडक्टिविटी ईएमएफ है। नेक्स्ट वन है बेटा अमंग द फॉलोइंग स्टेट फंक्शन, इनमें से जो आपके पास अमंग द फॉलोइंग है इसमें मोलर कंडक्टिविटी भी होगा बेटा, ठीक है। अमंग द फॉलोइंग स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन कौन सा है, तो आप सबको पता है बेटा स्टेट फंक्शन कौन होगा, जो स्टेट पर डिपेंड करता है, इंटरनल एनर्जी और मोलर एंथैल्पी। आइडेंटिफाई इंटेंसिव क्वांटिटी इन द फॉलोइंग, इंटेंसिव पूछा है, इंटेंसिव आपको पता है टेम्परेचर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आपको पता है फ्रीजिंग ऑफ वाटर, जब पानी फ्रीज होता है तो H2O लिक्विड किस में जा रहा है बेटा, H2O सॉलिड में जा रहा है, और ये फ्रीज होते समय इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी जीरो होता है, साथ में लिक्विड सॉलिड में जा रहा है तो एंट्रोपी घटेगी, तो डेल्टा एस कैसा होगा, लेस देन जीरो, तो इसका आंसर हो जाएगा आर और एस। अब बच्चा कहेगा कि सर डेल्टा यू भी तो जीरो हो सकता है, अरे वो जो फेज कन्वर्जन होता है उसको डेल्टा यू इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी, ये वाला फॉर्मूला वैलिड ही नहीं है। फेज कन्वर्जन केमिकल रिएक्शन होती है, मतलब वहां पे बॉन्ड टूटते हैं, बॉन्ड बनते हैं, उस वक्त वो फॉर्मूला वैलिड ही नहीं है। ऑफ कोर्स फेज कन्वर्जन आइसोथर्मल होते हैं, लेकिन वो फॉर्मूला वैलिड नहीं है, डेल्टा यू इक्वल टू एन सी वी एल एन डी टी। फिर एक्सपेंशन ऑफ वन मोल ऑफ आइडियल गैस अंडर वैक्यूम आइसोलेटेड कंडीशन, फिर से वापस वही क्वेश्चन हो गया, पी एक्सटर्नल कितना है बेटा, जीरो, तो वर्क कितना हुआ, जीरो, आइसोथर्मल है तो डेल्टा यू अंडर वैक्यूम है,
आइसोलेटेड है, सॉरी, तो क्यू कितना है, जीरो, क्यू जीरो है तो डेल्टा यू भी कितना है, जीरो, तो आपका वर्क जीरो हो जाएगा, डेल्टा यू जीरो हो जाएगा और क्यू जीरो हो जाएगा। क्लियर है? लेकिन कोई भी गैस वैक्यूम में स्पॉन्टेनियसली मतलब अपने आप क्या करती है बेटा, एक्सपेंड होती है, तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियसली डेल्टा जी जीरो नहीं होगी, लेस देन जीरो होगा। मिक्सिंग ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ टू आइडियल गैस कांस्टेंट टेम्परेचर, तो कांस्टेंट टेम्परेचर बोलते हैं डेल्टा यू जीरो हो गया, आइसोलेटेड कंटेनर तो क्यू जीरो हो गया, तो वर्क भी क्या हो गया, जीरो। लेकिन गैसें जब मिक्स होंगी तो एंट्रोपी तो हमेशा बढ़ेगी। नेक्स्ट ना रिवर्सिबल हीटिंग। रिवर्सिबल हीटिंग का मतलब क्या है कि गैस को ए से बी तक हीट किया, एक्सपेंशन किया, फिर बी से वापस वापस किया। क्लियर है? तो नेट वापस ए पे आ गए बेटा, नेट ए पे आ गए तो आपका पता है डेल्टा यू जीरो होगा, डेल्टा जी जीरो होगा। क्लियर है? ये तो जीरो होना ही होना है। क्यों जीरो होना है? क्योंकि डेल्टा यू जीरो है, डेल्टा जी जीरो है, क्योंकि ये स्टेट फंक्शन है इनका चेंज, तो डेल्टा यू स्टेट फंक्शन है इसका, सॉरी यू एक स्टेट फंक्शन है तो उसका चेंज क्या होगा बेटा, स्टेट नहीं बदले तो डेल्टा यू जीरो, डेल्टा जी भी जीरो। अब हमें पता है कि रिवर्सिबल एक्सपेंशन और उसी को वापस इरिवर्सिबल, सॉरी रिवर्सिबल एक्सपेंशन और रिवर्सिबल कॉम्बिनेशन में नेटवर्क तो बराबर होता है, लेकिन साइन में अपोजिट होता है, तो नेटवर्क कितना आया बेटा, जीरो, और वर्क जीरो, तो क्यू भी कितना आएगा, जीरो। इसी हिसाब से ऑप्शन मैच कर लेना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा आपके पास में कि ये एक पैराग्राफ है, अब इस पैराग्राफ में को पढ़ लेना और आपको यहाँ एनर्जियां दी हुई है, क्या दी हुई है, एनर्जियां। ठीक है, किसी बॉन्ड को तोड़ने पे कितनी एनर्जी लगती है। अब हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन एक ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, आप सबको ऑर्गेनिक में पढ़ाते हैं बेटा कि जो बॉन्ड एनर्जी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, जो फ्री रेडिकल होती है उसकी स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर है? जो बॉन्ड एनर्जी है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बेटा, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। अब अगर हमें स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल कैसे निकालें, तो हमारे पास पता है बेटा, यहाँ पे जो फ्री रेडिकल बनेगा इसको अगर मैं तीनों को लिखूं तो ये बनेगा बेटा अपने पास में, एक ये है, एक ये है, और ये मोस्टली हर कोचिंग में जितने यहाँ पे भी आप पढ़ रहे हो वहां पे सब में ये वाला क्वेश्चन पक्का ही करवाते हैं। तो आपको पता है फ्री रेडिकल बनाना है, तो आपको कुछ नहीं करना, एच हटा के सब में फ्री रेडिकल बना दो, एच हटा के सब में क्या बना दो, फ्री रेडिकल। तो सबसे ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल कौन सा है, ये वाला है, तो मतलब थर्ड वाला फ्री रेडिकल, आप सेकंड क्यू वाला, तो क्यू वाला फ्री रेडिकल आपका सबसे ज्यादा स्टेबल है। क्लियर है? क्यों? क्योंकि इसका फ्री रेडिकल रेजोनेंस करेगा, फिर इसके पास क्या है बेटा, अल्फा हाइड्रोजन है, तो पी वाला उसके बाद है। उसके बाद में आपको पता है डबल बॉन्ड पे मतलब sp2 कार्बन और ये sp कार्बन, sp कार्बन फ्री रेडिकल स्टेबल नहीं है, तो उसके बाद में आपका कौन सा स्टेबल है, r वाला, और सबसे कम स्टेबल कौन सा है, s वाला। फिर ये आपकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर आ गया। इसका जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा, बॉन्ड एनर्जी, तो बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर क्या आ गया बेटा, Q, फिर P, फिर R, फिर S, और ये कोचिंग में पढ़ाते हैं ऑर्गेनिक के अंदर। क्लियर है? आगे बात समझ। और इसके बेस पे आप क्वेश्चन को क्या कर दो, मैच द कॉलम, तो सबसे ज्यादा किसकी होनी चाहिए, S की, तो S की बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा होनी चाहिए, सॉरी S की सबसे ज्यादा मतलब ये वाली, फिर S के बाद में R की होनी चाहिए, उसके बाद में P की होनी चाहिए, सबसे कम Q की होनी चाहिए। बोलो कोई दिक्कत, चलो जी। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, कहता है CH4 प्लस Cl2 रिएक्शन करके बनाते हैं CH3Cl प्लस HCl रिएक्शन। आपको बताता है कि इसका इनिशिएशन स्टेप है वो एक्सोथर्मिक है। आपको पता है इस रिएक्शन को अगर मैं लिखूं बेटा, तो रिएक्शन ये है कि Cl2 में पहले हम लाइट डालते हैं और वो बनता है 2Cl फ्री रेडिकल। फिर क्या होता है, ये इनिशिएशन स्टेप है, फिर इनिशिएशन स्टेप में CH4 है वो Cl फ्री रेडिकल से रिएक्शन करके बनाता है CH3Cl प्लस Cl फ्री रेडिकल। आगे देखो, ये तो हुआ, सॉरी, प्लस HCl, फिर जो CH3 फ्री रेडिकल है ये फिर से Cl2 से रिएक्शन करता है और बनाता है CH3Cl प्लस फ्री रेडिकल। तो आपके पास ये रिएक्शन है, ये भी प्रोपोगेशन स्टेप है और ये भी प्रोपोगेशन स्टेप में आती है आपके पास में। अब ये कहता है इनिशिएशन स्टेप इज एक्सोथर्मिक। आपको पता है Cl2 से Cl फ्री रेडिकल में जाना, तो आपको एनर्जी दिया हुआ है बेटा, Cl2 से Cl फ्री रेडिकल ये रहा, और ये तो प्लस 58 है, तो ये तो एंडोथर्मिक हुआ, जबकि इसने क्या दिया है, एक्सोथर्मिक। तो इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट क्या है बेटा आपका, गलत है। नेक्स्ट वन कहता है प्रोपोगेशन स्टेप इन्वॉल्विंग, जिसमें CH3 फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो वो कैसे देखें, तो हमें पता है इस रिएक्शन में CH4 टूटा है बेटा, तो एक हमें CH4 टूटा है और एक HCl बना है। तो देखो CH4 को टूटने की इक्वेशन कहां पर है बेटा, ये CH3H को तोड़ने पर एनर्जी कितनी एब्जॉर्ब होगी बेटा, 105।
फिर HCl का फॉर्मेशन है, तो देखो HCl का ब्रेकडाउन ये, तो जस्ट इसका उल्टा करेंगे, उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा -103, और ये तो कितना आएगा +2। मतलब इस तरह सिंपल सी कहानी, आपको CH4 है, इसमें से बॉन्ड टूटा, तो इसके CH बॉन्ड तोड़ने पे 105 एब्जॉर्ब हुआ बेटा। फिर जो H और Cl है, तो उसने HCl के टूटने की दी, तो HCl की बनने की उल्टी होगी, तो वो कितनी होगी -103, और वो कितनी आएगी +2। तो ये तो हमारी क्या आ रही है बेटा, एंडोथर्मिक आ रही है। फिर ये कहता है कि द प्रोपोगेशन स्टेप इन्वॉल्विंग CH3Cl, जो ये वाली इक्वेशन है, ये कैसी है बेटा, एंडोथर्मिक है, +27 कह रहा है +27 एंडोथर्मिक है। तो हमें पता है इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, CH3Cl बॉन्ड बन रहा है और Cl2 टूट रहा है, Cl2 है वो टूट रहा है और CH3Cl बन रहा है। तो अब आपको पता है CH3Cl की इक्वेशन दी हुई है बेटा आपको, ये CH3Cl की टूटने की इक्वेशन है, तो बनने पर कितनी होगी बेटा, +58 मतलब -58 होगी, इसका जस्ट उल्टी रिएक्शन है। और Cl2 टूट रहा है, और Cl2 टूटने पे कितनी है, +58, तो इक्वेशन क्या आएगी बेटा, एक्सो। और इसने क्या दे रखा है बेटा, एंडोथर्मिक, तो ये तो गलत है। फिर कहता है रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, तो टोटल रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक है। तो टोटल रिएक्शन में क्या होगा बेटा कि एक CH3 बॉन्ड टूटा है, CH4 है, तो एक क्या होगा रिएक्शन में, अगर हम टोटल रिएक्शन देखें तो एक CH4 है, H वो बॉन्ड टूटा है और उसको टूटने पर 105 एब्जॉर्ब हुई है। एक Cl2 बॉन्ड टूटा है, उसको टूटने पर आंसर में दिया 58। इतनी एनर्जी अपनी क्या हुई है बेटा, एब्जॉर्ब हुई है, क्या हुई है बेटा, एब्जॉर्ब, सॉरी 163। साथ में CH3Cl बॉन्ड बने, और CH3Cl बॉन्ड बनने पर कितनी एनर्जी थी, अपने डाटा भूल गए, CH3Cl बॉन्ड बनने पर -85, क्योंकि टूटने पर इतने उल्टा कितना हो गया -85, और एक HCl बना है तो ये कितना हो गया 103, तो -85 -103, तो ये आ गया -185, और जो इनका बीच का डिफरेंस है, सॉरी -188, तो इनका डिफरेंस हो कितना आ रहा है -25। मतलब क्या हुआ कि आपके पास क्या हुआ बेटा, एक यहाँ पे देखे तो CH4 है, तो CH बॉन्ड टूटने पर 105 एब्जॉर्ब हुई, Cl2 टूटने पर इतनी एब्जॉर्ब हुई, तो टोटल एनर्जी इतनी एब्जॉर्ब हुई। साथ में एक CH3Cl बॉन्ड बना है, तो हमें टूटने की दी है, तो बनने की एनर्जी -85। एक HCl बॉन्ड बना है, HCl बॉन्ड टूटने की कितनी है, +103, ये -103 जोड़ के लिख दिए। तो ऑल ओवर इतनी रिलीज हुई, इतनी एब्जॉर्ब हुई, तो ऑल ओवर क्या हुई है बेटा, रिलीज हुई है। ये तो बहुत ही लल्लूलाल सा क्वेश्चन था, इसमें आपको बताना था सक्सेसिव। आपको पता है बेटा, केस से जब मैं एल जाता हूँ तो प्रेशर कांस्टेंट, वॉल्यूम बढ़ रही है, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो क्या बढ़ेगा, कांस्टेंट प्रेशर, वॉल्यूम बढ़ने में टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा मतलब हीटिंग है, फिर हीटिंग, तो ये दो तो गलत हो गए। फिर एल से एम आ रहा हूँ तो कांस्टेंट वॉल्यूम में प्रेशर घट रहा है, प्रेशर घट रहा है तो टेम्परेचर घटेगा, टेम्परेचर घट रहा है मतलब कूलिंग है, कूलिंग। फिर मैं अगर यहाँ देखो तो कांस्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम घट रही है, वॉल्यूम घट रही है तो वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मतलब फिर से क्या है, कूलिंग है। फिर वो प्रेशर बढ़ रहा है तो हीटिंग है। और इस वाली प्रोसेस में आपको आइसोकोरिक बतानी है, तो आइसोकोरिक क्या है बेटा, के सॉरी आपके पास K2N या N2K, तो आपके पास हो जाएगा आइसोकोरिक KN और LM, KN या LN, कहाँ पे गया, तो प्रोसेस आइसोकोरिक अमंग द ट्रांसफॉर्मेशन, तो K2L तो आइसोकोरिक है ही नहीं बेटा, L2M आइसोकोरिक है, सही बात है, और N2K आइसोकोरिक है, ये सच है, क्लियर है। नेक्स्ट वन स्टेटमेंट क्वेश्चन है, देयर आर नेचुरल एंड सिमेट्री बिटवीन कन्वर्टिंग वर्क टू हीट एंड कन्वर्टिंग हीट टू वर्क। ये आपको फिजिक्स में पढ़ाते हैं, कार्नोट इंजन में आपको पता है कि हीट को वर्क में 100% कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन वर्क को किया जा सकता है। तो एक एसिमेट्री का मतलब सिमेट्री नहीं है, मतलब मैं तो तुम्हें सब कुछ दे रहा हूँ लेकिन तुम मुझे वापस सब कुछ ही नहीं दे रहे हो। यही हमें तुम्हें कार्नोट इंजन में फिजिक्स में पढ़ा है, केमिस्ट्री में भी किसी किसी कोचिंग में पढ़ाते हैं, किसी किसी में नहीं पढ़ाते, पर फिजिक्स में सभी में पढ़ाते हैं कि जो हीट होता है उसको वर्क में 100% कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है, लेकिन वर्क को हीट में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो ये बात सच है। नो प्रोसेस इज पॉसिबल इन विच सोल रिजल्ट इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट फ्रॉम ए रिसीवर एंड इट्स कंप्लीटली कन्वर्ट इनटू वर्क। ये बात जिस बच्चे ने कार्नोट इंजन पढ़ा है उसको सबको पता है, कार्नोट में सबको पढ़ाएगी, जो रिसीवर है उससे जितनी हीट लेते हैं उसको 100% वर्क में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। अब किसी बच्चे ने कार्नोट नहीं पढ़ा है तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मोस्ट ऑफ बच्चे तुम मेंस क्लियर करके आए, एडवांस की तैयारी कर रहे हो, तो सबने कार्नोट पढ़ा है फिजिक्स में। The heat absorbed during the isothermal expansion and ideal gas against vacuum is zero। तो सही बात है, आइसोथर्मल वैक्यूम है तो पी एक्सटर्नल कितना है बेटा, देखो ये क्वेश्चन पे कितनी बार क्वेश्चन पूछा हुआ है इसी कंसेप्ट, पी एक्सटर्नल जीरो है, पी एक्सटर्नल जीरो है तो वर्क कितना हुआ जीरो, आइसोथर्मल पे डेल्टा यू जीरो है तो क्यू कितना हो गया बेटा जीरो। ये बात सच है।
द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड द मॉलिक्यूल ऑफ आइडियल गैस इज जीरो। हम आइडियल गैस की वॉल्यूम को कितना मानते हैं? जीरो। ये बात भी सच है, लेकिन ये बात इसे एक्सप्लेन नहीं करती। क्लियर है? तो दोनों बातें सच है लेकिन एक्सप्लेन नहीं करती। सिर्फ एक्सप्लेन क्या करती है? एक्सप्लेन ये करती है कि अगर मान लो आपके पास जो रियल गैस मॉलिक्यूल है, ये है बेटा रियल गैस मॉलिक्यूल, आइडियल गैस मॉलिक्यूल, जब इन्हें वैक्यूम में एक्सपेंड करते हैं तो इन मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन नहीं है। इंटरेक्शन नहीं है तो एक दूसरे से दूर जाएंगे, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। क्लियर है? तो जब इनमें कोई इंटरेक्शन नहीं है, कोई इंटरेक्शन नहीं है तो वर्क जीरो है। इंटरेक्शन है ही नहीं तो कोई आपस में दूर जाने के लिए कोई बॉन्ड तोड़ना ही नहीं पड़ा। अट्रैक्शन होता तो अट्रैक्शन तोड़ना पड़ता, कोई अट्रैक्शन है ही नहीं तो तोड़ना भी नहीं पड़ा, तो वर्क भी जीरो है। वर्क तो जीरो था ही क्योंकि पी एक्सटर्नल जीरो था। कोई बॉन्ड नहीं तोड़ना पड़ा तो कोई एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं हुई, एनर्जी भी एब्जॉर्ब नहीं हुई, डेल्टा यू भी क्या है? जीरो। यू भी क्या है? जीरो। लेकिन अगर ये रियल गैस होती तो इन मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन होते। ये सब लोगों को रियल गैस में पढ़ाया होगा बेटा, गैस स्टेट में। अगर रियल गैस होती तो रियल गैस के मॉलिक्यूल को दूर जाना है, एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड करने के लिए बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे, तो बॉन्ड तोड़ने के लिए हीट एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। अब हीट तो कहीं से है नहीं भाई, एब्जॉर्ब कहां से करोगे? तो हीट एब्जॉर्ब है नहीं तो ये क्या करेगा? अपनी एनर्जी को यूज करेगा। अपनी क्या करेगी? इंटरनल एनर्जी को यूज करेगा। और इंटरनल एनर्जी को यूज करेगा तो इंटरनल एनर्जी चेंज होगी, इंटरनल एनर्जी जीरो नहीं होगी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो नहीं होगा अगर ये रियल गैस होती तो। क्लियर है? तो ये इसका स्टेटमेंट आंसर, इसका एक्सप्लेनेशन ये नहीं, एक्सप्लेनेशन ये क्योंकि आइडियल गैस के मॉलिक्यूल में कोई इंटरेक्शन है नहीं होता। नेक्स्ट वन है, एक इंसुलेटर कंटेनर है, 1 मोल ऑफ लिक्विड, मोलर वॉल्यूम 100 ml एट 1 बार, व्हेन लिक्विड इज स्टीपली, क्या लिखा है? प्रोसीड टू 100 बार, वॉल्यूम डिक्रीज टू 99 ml, फाइंड आउट डेल्टा एच एंड डेल्टा यू फॉर दिस प्रोसेस। तो आपके पास पता है बेटा गैस के कितने मोल दिए हुए? 1 मोल दिए हुए। लिक्विड मोलर वॉल्यूम, तो आपके जो इनिशियली वॉल्यूम है वो कितनी है? 100 ml है। प्रेशर कितना है? 1 बार है। प्रेशर को P1 V1 है, प्रेशर P2 को अचानक से कितना कर दिया बेटा? 100 बार कर दिया, जिससे वॉल्यूम 99 हो गया, मतलब V2 कितना हो गया बेटा? 99 ml हो गया। क्लियर है? तो आपको डेल्टा एच और डेल्टा यू पूछा है। तो आपको पता है बेटा अचानक से इंसुलेटर कंटेनर, इंसुलेटर कंटेनर में क्यू क्या होता है बेटा? जीरो। क्यू जीरो है तो इसका मतलब डेल्टा यू इक्वल टू वर्क डन। और अचानक से प्रेशर बढ़ा दिया, क्योंकि रिवर्सिबल में तो स्लो स्लो बढ़ता है, अचानक से प्रेशर बढ़ाया मतलब इरिवर्सिबल प्रोसेस है। तो डेल्टा यू इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1, पी एक्सटर्नल फाइनल प्रेशर को पी एक्सटर्नल के बराबर होता है। इरिवर्सिबल प्रेशर में जो फाइनल प्रेशर होता है वही क्या होता है? पी एक्सटर्नल। तो पी एक्सटर्नल कितना? माइनस 100 बार। और वॉल्यूम कितनी है बेटा? चेंज इन 1 ml, तो ये हो गया माइनस 100 बार या मिली बार। डेल्टा यू आ गया। अब हमें पूछा डेल्टा एच, तो आपको पता है डेल्टा एच इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी। तो डेल्टा यू प्लस P2 V2 माइनस P1 V1। आपको P2 पता है 100, V2 पता है 99, P1 पता है 1, V1 कितना है 100, सोल्व कर लेंगे और ये मिली बार में हम छोड़ देंगे, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं, सीवी वैल्यू ऑफ हीलियम इज 3/R2 बट सीवी वैल्यू ऑफ H2 is 3R/2 at low temperature, 5/2 are moderate temperature and more than 5/R2 at high temperature। ये इसलिए है कि बेटा हम जब पढ़ते हैं तो हम जो डिग्री ऑफ फ्रीडम से पढ़ते हैं, हमारे पास पता है कि जो सीवी होते हैं उसमें तीन चीजें होती है, एक ट्रांसलेशन हीट ऑफ एनर्जी होती है, एक रोटेशनल होती है और एक वाइब्रेशनल होती है। और टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होते हैं बेटा? 3n। तो अगर मोनो एटॉमिक गैस, हीलियम एक मोनो एटॉमिक गैस है, तो टोटल एटम कितने? एक। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने? 3। तो ट्रांसलेशनल कितने होंगे? 3। रोटेशनल 0, वाइब्रेशनल 0। तो हमेशा चाहे कोई टेम्परेचर रख लो, आपकी टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने रहने वाले? 3। तो आपकी जो एनर्जी है वो हमेशा कितनी आएगी? इसको डेरिवेशन करते हैं 3/2 आर आएगी। लेकिन H2 एक डायटोमिक गैस है, डायटोमिक गैस में टोटल एटम कितने होते हैं? 6, जिसमें ट्रांसलेशनल कितने हैं? 3। और ये रोटेशनल क्योंकि लीनियर है तो रोटेशनल कितने होंगे? 2। और वाइब्रेशनल कितने होंगे? 1। जब बहुत लो टेम्परेचर होता है तो सिर्फ ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, तो आंसर होता है 3R/2। ठीक ठीक टेम्परेचर पे कितने रोटेशनल भी होंगे, तो 3 और 2 5, तो 5/2। और हाई टेम्परेचर होगा तो वाइब्रेशन भी काउंट हो जाएगा और टोटल आपके पास आंसर 5/2 आर से ज्यादा आएगा। ये आप सबको डेरिवेशन में सिखाते भी, मोस्टली केमिस्ट्री में बहुत जगह नहीं सिखाते लेकिन फिजिक्स में तो हर जगह सिखाते हैं आई थिंक। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 45 है। इसमें कहा गया है कि बेटा आपको क्या करना है? 2 मोल ऑफ परफेक्ट गैस अंडरगो द फॉलोइंग प्रोसेस, रिवर्सिबल आइसोबारिक एक्सपेंशन। तो आपको एक ग्राफ बनाना है बेटा इसमें, जैसे ये ग्राफ है, आपके पास एक गैस है रिवर्सिबल आइसोबारिक एक्सपेंशन फ्रॉम 1 एटीएम, तो पीवी ग्राफ है, पी वर्सेस पी। तो रिवर्सिबल आइसोबारिक एक्सपेंशन फ्रॉम 1 एटीएम 20 लीटर,
तो 1 एटीएम 20 लीटर मतलब 20.1। यहां से इसको क्या किया गया, रिवर्सिबल आइसोबारिक, आइसोबारिक, और कहां तक किया गया बेटा, 41 तक। ये इसको हमने ए दे दिया, इसको हमने बी नाम दे दिया। फिर कहता है रिवर्सिबल आइसोकोरिक, आइसोकोरिक है, और साथ में क्या किया गया बेटा, कंप्रेशन किया गया है, तो कंप्रेशन कर दिया बेटा, और आइसो है तो 40.5, ये पॉइंट सी पे पहुंच गए। और लास्ट में कहा गया कि रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन फ्रॉम 0.5 एटीएम 42 वापस यहां तक लाए आइसोथर्मल, ये आइसोथर्मल हो गया। तो आप इधर से इधर गए, इधर से इधर गए, इधर से इधर गए, सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन था। तो पहला तो इसमें था स्केच बनाना, तो अब स्केच बनाने वाला तो अपना कौन है नहीं। सेकंड क्वेश्चन है कैलकुलेट टोटल वर्क डन एंड टोटल हीट चेंज इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस, टोटल हीट चेंज पता करनी है और टोटल वर्क डन पता करना है। ठीक है, तो देखो बेटा अगर अपन हीट चेंज की बात करें, टोटल हीट में कितना चेंज हुआ और टोटल वर्क डन पूछा है। और एक क्वेश्चन में ये था कि आपको टोटल ये डेल्टा यू डेल्टा एच और डेल्टा एस पूछा था, तो इस क्वेश्चन को तो बहुत आसानी से कर सकते थे, क्योंकि डेल्टा यू डेल्टा एच और डेल्टा एस ये देखिए यू एच और एस के स्टेट फंक्शन है, तो इनकी जो चेंज है तो नेट चेंज तो वही नहीं, आप घूम के वापस वहीं आ गए, तो साइक्लिक प्रोसेस इन सब का आंसर कितना हो जाएगा, 0। और अगर वर्क डन की बात करें तो वर्क डन हमें पता है ए से बी है बेटा, क्लियर है। तो ए से बी हमें बात करें तो ए से बी के लिए वर्क डन हमें निकालना है, तो वर्क डन एरिया अंडर द कर्व से निकाल सकते हैं, क्योंकि आपके पास क्या आइसोकोरिक है, तो आप एरिया अंडर द कर्व से क्या निकाल सकते हो बेटा, वर्क डन। तो जो डब्ल्यू ए बी है, वर्क डन क्या आएगा बेटा, कि प्रेशर क्या है, कांस्टेंट एक्सेल प्रेशर 1 है, तो पी एक्सटर्नल कितना हुआ 1, और वॉल्यूम में चेंज कितना हुआ 20, तो आपके पास आ गया 20 लीटर एटीएम, 20 लीटर एटीएम। नेक्स्ट बात करें डब्ल्यू बी सी, तो हमें पता है डब्ल्यू बी सी तो कितना आएगा बेटा 0, क्यों, क्योंकि आइसोकोरिक है। नेक्स्ट बात करें डब्ल्यू सी ए की, तो डब्ल्यू सी हमें पता है जो सी से है वो क्या है बेटा, आइसोकोरिक है, सॉरी आइसोथर्मल है, और आइसोथर्मल और साथ में इसमें क्या है बेटा, रिवर्सिबल है, क्या है बेटा, रिवर्सिबल। एक सेकेंड, अपन ने पहले वाले में भी गलती की है बेटा, रिवर्सिबल आइसो बारीक था ना, एक मिनट बेटा, एक मिनट, छोटी सी गलती की है क्या, एक मिनट। हाँ, तो अपने पास बेटा डब्ल्यू ए बी कितना आ गया बेटा, 20 लीटर एटम आ गया था, डब्ल्यू बी सी कितना आया था 0, डब्ल्यू सी ए क्या है बेटा, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, और रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए कितना होगा बेटा, -2.303। अगेन बेटा डब्ल्यू ए बी भी क्या था बेटा, एक्सपेंशन वर्क था, तो एक्सपेंशन वर्क कैसे होते हैं, नेगेटिव, तो जो डब्ल्यू सी है वो कितना होगा बेटा, -2.303। एनआरटी जे क्या लिख सकता हूँ, P1 V1 या P2 V2, क्योंकि आइसोथर्मल है, log V2, V2 कितना है बेटा 20, V1 कितना है 40, तो सोल्व आउट करेंगे तो आ जाएगा -2.303 P1 V1, तो P1 V1 कितना आ जाएगा बेटा 20, और log V2 कितना आ जाएगा 0.3, ये माइनस ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, ये प्लस आ जाएगा, समझ में कैसे किया, 1/2 2 ऊपर गया कट गया, और ये हो जाएगा बेटा 0.693 इंटू 20, सोल्व आउट करेंगे तो आ जाएगा 6 18 13.86, तो ये डब्ल्यू सी आ गया। तो डब्ल्यू ए बी पता है, डब्ल्यू सी ए पता है, और ये P1 V1 एटीएम में था, तो लीटर एटीएम में आंसर आ जाएगा। तो आपके पास टोटल आंसर कितना आ जाएगा, डब्ल्यू, ये आपके पास डब्ल्यू टोटल होगा वो कितना हो जाएगा, 20 में से 13.86 को माइनस कर दो बेटा, तो ये 4 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और ये 6.14। तो आपके पास क्या आ गया, वर्क डन आ गया। अब हमसे पूछिए टोटल हीट, क्या पूछिए, टोटल हीट पता करनी है कि हीट कितनी आपके पास, एंड टोटल हीट, हीट कैसे निकालें, तो हीट मतलब अपने पास सीए वाले का तो पता है अपने को बेटा, ई से एक की तो हीट अपने को क्लियर है। अब अपने को डेल्टा यू पता करना पड़ेगा, डेल्टा यू के लिए क्या करें, 1 एटीएम 20 लीटर, 1 एटीएम 40 लीटर, एक सेकेंड। देखो ए से बी की बात करें बेटा, देखो इस हमें हीट पता करनी है, तो अपने को पता है कि जो पहली वाली प्रोसेस है तो उसके लिए डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू है, क्लियर है। तो डेल्टा यू कैसे निकालेंगे बेटा, एन सी वी टी टू माइनस टी वन, काफी लंबा हो जाएगा यार ये तो, एक सेकेंड, इतना भी नहीं करना, एक मिनट सोचने दो, काफी बड़ा बन जाएगा। एक मिनट, अच्छा हो गया ना, इतना क्यों सोचना है, क्योंकि हमें पता नेट डेल्टा यू कितना है 0, तो नेट डेल्टा यू 0 है, तो नेट डेल्टा यू इक्वल टू क्यू डब्ल्यू प्लस
नेट डब्ल्यू, तो नेट डेल्टा यू जीरो है तो क्यू डेल्टा टोटल कितना आ जाएगा माइनस टी डब्ल्यू। समझ में आ गया? इतना एक एक को सोल्व करें तो बहुत टाइम लगेगा। नेट डेल्टा यू तो जीरो है। चलो जी, द हीट क्यू एब्जॉर्ब बाय ए गैस डेल्टा एच इज ट्रू पर व्हाट कंडीशन, आइसोबारिक कंडीशन। ये लो जी बेटा जी, अपन ने सारे थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन कर लिए और आपने देखा होगा कि एक क्वेश्चन तो बहुत ही रिपीटिंग है, पी एक्सटर्नल जीरो वाला है, फ्री एक्सटेंशन वाला। कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं था, सिंपल सा कहानी है, जो क्वेश्चन बोलता है उससे करते रहना है। अब हम अगली क्लास जब करेंगे तो उसमें अपन पढ़ेंगे थर्मोकेमिस्ट्री क्वेश्चंस, ऐसे करके वन बाय वन में सारे जितने क्वेश्चन आए उनको सोल्व कराता रहूंगा। हो सकता है मैं किसी को ज्यादा एक्सप्लेन कर पाऊँ, किसी को कम कर पाऊँ, तो आप मैसेज कर देना कि सर इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करो, क्योंकि मुझे नहीं पता ना कि हर बच्चे को क्या रिक्वायर्ड है। ठीक है बेटा, चलो मिलते हैं।